मनी को जैसे आज हम देख रहे हैं ऐसे मनी नहीं रहेगी आने वाले समय में। ऑलरेडी रिसोर्सेज इतने हो चुके हैं वर्ल्ड में कि अब लोग उतना स्पेंड कर नहीं रहे। एआई एजेंट्स के आने से, रोबोट्स के आने से क्या उन रिसोर्सेज की इतनी जरूरत रहेगी कि जिससे वो स्पेंडिंग और बढ़ सके? ये जो बॉटम के 90% हैं जो आज की तारीख में ऑलरेडी गरीब हैं, जिनके पास रोजगार भी नहीं है, तो उनके साथ क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब देने के लिए इलॉन मस्क ने कोई कोशिश नहीं की। आपका जो व्हाइट कॉलर सेक्टर है, ये वो सेक्टर है जो आने वाले 2 से 5 सालों के अंदर बेरोजगार होने वाला है। अगर आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं तो आप सुसाइड पेपर्स पर साइन कर रहे हैं आज की तारीख। तो अगर इंडिया के अंदर 48 ट्रिलियन रुपीस करेंसी प्रिंट हुई है, तो जो एक्चुअल मनी सप्लाई है जिसको M3 बोलते हैं, वो इसका लगभग 6-7 गुना ज्यादा है। 6-7 गुना ज्यादा है। हमें बेसिकली इलॉन मस्क या नितिन कामत जैसे सुपर रिच लोग एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं एक टॉपिक का, और उस टॉपिक के ऊपर जो हमें चिंतन मनन करना चाहिए या तो हम खुद ही नहीं करते हैं या हमारी सरकारें होने ही नहीं देती। ठीक है, प्रॉब्लम हमने काफी डिस्कस करी है। अब हम एक बार के लिए अभी एटलीस्ट अपने इंडियंस के लिए एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कट द नॉइस चैनल। एंड मेरे साथ आज फिर से सुनील सर जो है इस नए शो में आज बैठे हैं। एंड इस शो में जो हमारा मेजर फोकस रहेगा डिस्कशन का, वो रहेगा डेथ ऑफ मनी थ्रू एआई, जिसमें जो एलॉन मस्क ने अभी रिसेंटली जो निखिल कामत के साथ जो पॉडकास्ट हुआ, उसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि किस तरह से आपकी जो मनी है, जो डिफ्लेशन है, वो एआई की वजह से जो रेवोल्यूशन आएगी, जो पॉवर्टी खत्म होगी, वो उसकी वजह से आपका जो डिफ्लेशन आएगा, और मनी जो आज की डेट में एग्जिस्ट करती है, जो एक तरीके से एग्जिस्ट करती है, वो तरीका ही खत्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस किया जाए। और मुझे लगता है कि सुनील सर से बेटर कोई नहीं हो सकता है, बिकॉज जिस तरह से आप सबने पिछली वीडियो में इतना ज्यादा प्यार दिया है, आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग। वो मेरे चैनल की अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियो रही है, एंड 6,500 से ऊपर के उसके व्यूज आ चुके हैं। और इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं। और आप सबका बहुत तहे दिल और शुक्रिया करता हूं, एंड होपफुली कि इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दोगे। इस वीडियो को ऑब्वियसली हम पिछली वीडियो से थोड़ा सा छोटा रखेंगे, एंड बट उतना ही मजेदार और नया फ्रेश कंटेंट रहेगा जो आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से भी। वेलकम सुनील सर, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन माय रिक्वेस्ट। यू आर वेलकम ओपी। मेरे लिए तुम्हारे साथ बात करना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो लेट्स कंटिन्यू। ग्रेट ग्रेट। तो सुनील सर, इसी से आई थिंक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो एलॉन मस्क ने उसमें निखिल कामत के पॉडकास्ट में बोला, अगर सबसे पहले उसने क्या बोला ऐसा जिसे कॉन्टेक्स्ट बन जाए इस हमारे शो का, तो पहले तो उसके बारे में आप अगर थोड़ा सा बता दो, ब्रीफ कर दो सारी ऑडियंस को, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं शो पे। ठीक है। सो उपिंदर, मैंने वो वीडियो देखा है निखिल के साथ जो इलॉन ने रिकॉर्ड किया है, या इलॉन के साथ जो निखिल ने रिकॉर्ड किया है। और उस वीडियो में इलॉन मस्क का ये कहना है कि मनी को जैसे आज हम देख रहे हैं ऐसे मनी नहीं रहेगी आने वाले समय में। और उसका जो पर्सपेक्टिव था वो बेसिकली फ्यूचर ऑफ वर्क या फ्यूचर ऑफ लेबर से शुरू हुआ और वो फ्यूचर ऑफ मनी की तरफ चला गया। तो बेसिकली उनका कॉन्टेक्स्ट कहाँ से शुरू हुआ था? उनका कॉन्टेक्स्ट यहाँ से शुरू हुआ था कि जब रॉबोट्स आ जाएंगे, एआई एजेंट्स आ जाएंगे, तो इंसान के काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस केस में इंसान से ज्यादा बढ़िया काम तो मशीन करेगी और ज्यादा सस्ता करेगी। जब ज्यादा एफिशिएंसी और लो कॉस्ट के ऊपर मशीन काम कर सकती है, तो इंसान के काम करने की क्या जरूरत है? और उसका यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, और मैं दिशा के हिसाब से इलॉन मस्क के साथ बिल्कुल एग्री करता हूं। बट प्रॉब्लम कहां आती है? क्या ये जो फ्यूचर है कि किसी को काम करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर काम करना भी होगा तो ऑप्शन होगा, क्या ये स्थिति दुनिया के 100% लोगों को मिलेगी या केवल 2-4% लोगों को ही मिलेगी? ये है बड़ा सवाल। और इस सवाल के अंदर एक बहुत गहरा सच छुपा हुआ है, जिसके बारे में इलॉन मस्क ने भी खुल के बात नहीं की। और मैं समझ सकता हूं कि उसने खुल के बात क्यों नहीं की, बट क्योंकि हम एनालाइज करते हैं एक चीज को बहुत गहरे में, तो हमें ये पूछने की जरूरत है कि मनी, अगर फ्यूचर ऑफ वर्क, फ्यूचर ऑफ लेबर के अंदर इंसान की जरूरत ही नहीं है, मशीनें ही राज करेंगी, तो फिर मनी का क्या काम है और मनी का स्वरूप कैसा रहेगा? देखिए, आज की तारीख में आप मोटा मोटा समझिए कि मनी असल में क्या है। आप थोड़ी देर के लिए मनी को रुपीस, डॉलर्स या इस तरह से जब आप देखते हैं, तो ये अपने आप में प्रोसीजरल लेवल पर तो ठीक तरीका होता है, बट अगर एक सिस्टम के लेवल पर देखें तो मनी क्या है? मनी फंडामेंटली एक पॉलिटिकल सिस्टम है,
जिसमें सेंट्रल बैंक एक मीट्रिक डिजाइन करता है, एक यूनिट डिजाइन कर देता है कि भाई ये है मनी, ये है इसका डिनोमिनेशन, कोई 10 रुपए का नोट है, कोई 20 का, कोई 50 का, कोई 100 का, कोई 500 का नोट है, और इस तरह से बैंक अकाउंट्स के अंदर सिस्टम होगा और आप कमाएंगे, उसके ऊपर आप डायरेक्ट टैक्स भी देंगे, आप इनडायरेक्ट टैक्स भी देंगे। तो उसके ऊपर जो ट्रांजेक्शन होंगी, इनकम के ऊपर टैक्सेशन होएगा, चाहे आप इंडिविजुअल का इनकम टैक्स होएगा, कॉर्पोरेशन का कॉर्पोरेशन टैक्स होएगा, और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के रूप में होगा या कस्टम ड्यूटीज के रूप में होगा। तो जो टैक्स आएगा वो सरकार के पास जाएगा और सरकार उसके जरिए पूरा सिस्टम घुमाती रहेगी। बेसिकली अगर ध्यान से देखा जाए तो सोसाइटी के अंदर रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए एक मेजरमेंट सिस्टम है मनी। मोटा मोटा कि इसने इतना काम किया, मान ली इसने 8 घंटे की नौकरी की, इसकी नौकरी के बदले में इसको 30,000 की तनख्वाह मिलेगी। ये सर्जन है, इसने 4 घंटे काम किया पर इसके काम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसको 4 घंटे के काम के 3 लाख रुपए मिलेंगे। या कोई कंसल्टेंट है या कोई कंपनी है वगैरह वगैरह। तो बेसिकली टाइम और रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसे मनी मानते हैं इन रियलिटी सिस्टम के लेवल पर। ओके, देखो इसमें ना अभी थोड़ा और डीप जाते हैं, बेसिक फंडामेंटल लेवल। होता क्या है कि जब मनी लाइक आज की डेट में ऐसे समझो कि जो मनी है वो लाइक इलॉन मस्क बेसिकली जब मनी की बात करता है वो बोलता है कि दीज आर जस्ट नंबर्स, ठीक है, इसकी कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं होती है, दीज आर जस्ट नंबर्स। जितनी कोई प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी क्रिएट करेगा उसके हिसाब से वो उतनी वैल्यू जो है एक्यूमुलेट करेगा या वो नंबर्स को एक्यूमुलेट करेगा। एंड जो फंडामेंटल लेवल पे मनी जिस तरीके से सिस्टम में चल रही है उसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि जब लाइक जो अभी तक का जो सिस्टम है जिसको हम एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स होता है और एक कैनेडियन इकोनॉमिक्स होता है। कैनेडियन इकोनॉमिक्स में जो एक कोर बेसिक फंडामेंटल है वो है कि जितनी ज्यादा स्पेंडिंग होगी उतना ही ज्यादा मनी जो है वो फ्लो होगी और उतना ही ज्यादा सिस्टम चलता रहेगा। जिस दिन स्पेंडिंग रुक गई, ये जो एक तरह से जिसको आप चाहे म्यूजिकल चेयर कह लो या एक फ्लाई व्हील कह लो, ये रुक गया तो सिस्टम ब्रेक हो जाता है। एंड इसमें अब अगर जिस तरह से मैं इसको डिकोड कर पा रहा हूँ कि जब एलॉन मस्क ने बोला कि जो पॉवर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी, लोगों को काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, इसका मतलब कि एआई लोगों को पे करेगा, जो कि कई लोग बोल भी रहे हैं, है ना। एंड इसका मतलब ये हो गया कि स्पेंडिंग जो है वो स्टिल रुकेगी नहीं, स्पेंडिंग बढ़ेगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों वो इतनी ज्यादा स्पेंडिंग बढ़ जाएगी कि जिससे इवेंचुअली लोगों को कैशबैक समझ लो आना शुरू हो जाएगा, इनकम कि लोगों को काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। दिस इज हाउ माय माइंड इज डिकोडिंग इट राइट नाउ। बट सवाल ये आता है कि ऑलरेडी रिसोर्सेज इतने हो चुके हैं वर्ल्ड में कि अब लोग उतना स्पेंड कर नहीं रहे हैं। तो एआई एजेंट्स के आने से, रोबोट्स के आने से क्या उन रिसोर्सेज की इतनी जरूरत रहेगी कि जिससे वो स्पेंडिंग और बढ़ सके? चलो हम इसको उसी दिशा में थोड़ा और गहरे लेके जाते हैं। दुनिया में ये मानता हूं कि 2 ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक किंग्सियन स्कूल ऑफ थॉट है और एक ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ थॉट है। किंग्सियन स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि एक इकोनॉमी के अंदर 2 कंडीशंस मीट होनी चाहिए, एक फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक, और दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी या मॉडरेट प्राइस इन्फ्लेशन। और ये मेंटेन करने के लिए एक इफेक्टिव डिमांड जनरेट होनी चाहिए। इफेक्टिव डिमांड पब्लिक भी जनरेट करती है और सरकार भी जनरेट करती है। तो किंग्सियन स्कूल बेसिकली इफेक्टिव डिमांड जनरेट करने के लिए जो खर्चा होता है पब्लिक की तरफ से और सरकार की तरफ से, उसके मैनेजमेंट की बात करता है, इसलिए बजट्स बनते हैं वगैरह वगैरह। और जो ऑस्ट्रियन स्कूल है वो बेसिकली ये कहता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो प्राइमरी एक्शन होता है वो इसलिए होता है कि इंसान स्वार्थी है, पर अगर इंसान स्वार्थी है तो अगर इंसान आजाद रहे तो अपने इकोनॉमिक एक्शन से वो प्रोडक्शन करता है और उस प्रोडक्शन से जो वैल्यू एक्सचेंज होता है उससे प्राइस अरेंज होता है और ब्रॉडली उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है। बट जो इलॉन मस्क कह रहा है, इलॉन मस्क के कहने का बेसिक मतलब ये है कि ना तो किंग्सियन स्कूल और ना ही ऑस्ट्रियन स्कूल की बहुत ज्यादा दूर तक रेलेवेंस रहेगी जब इफेक्टिव डिमांड सरकार नहीं क्रिएट करेगी। इफेक्टिव डिमांड सरकार का एक्सपेंडिचर या लोगों का एक्सपेंडिचर क्रिएट नहीं करेगा, ना ही लोगों की इंडिपेंडेंस क्रिएट करेगी। इफेक्टिव डिमांड और मार्केट में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगी वो मशीनों से क्रिएट होगी। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति अपने आप में थोड़ी देर के लिए एक सपना भी लगती है और दूसरी लेवल पर एक बहुत बड़ा हॉरिफाइंग फैक्ट भी लगती है, क्योंकि जो वो इलॉन मस्क कह रहा है और जो आज की स्थिति है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हमें ये समझना पड़ेगा कि आज की स्थिति से इलॉन मस्क की स्थिति के तक पहुंचने के लिए वो जो बीच की खाई है, बीच का जो रास्ता है, वो कैसे
टाइम गैप, वो टाइम गैप जो है उसमें मनी का हाइशर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओके तो ये जो टाइम गैप आप बोल रहे हो, आपके हिसाब से ये टाइम गैप कितना लगता है? बिकॉज इलॉन मस्क ने आई थिंक बोला था उस पॉडकास्ट में कि शायद 15-20 साल में ये हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक टाइम लाइन उसने दी है? नहीं, मेरा ही मान, अगर वो 15 से 20 साल कह रहा है तो मैं ये मानूंगा कि 10 से 15 साल। टाइम के लेवल पर जो इलॉन मस्क कह रहा है मैं उसके साथ ब्रॉडली डिसएग्री नहीं करता हूं। ओके, लेकिन चलो अभी हम टाइम गैप पे ज्यादा डिस्कशन बाद में करेंगे, बट सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जो वो इस चीज को बोलना चाह रहा है कि पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, वो यूएस लेवल पे बोल रहा है या वो ग्लोबल लेवल पे बोल रहा है? और ये शुरू यूएस से होगा या शुरू गरीब देशों से होगा सबसे पहले? लाइक द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री से शुरू होगा या द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग कंट्री से होगा? देखिए, पहली बात, मैं इसको डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग की लड़ाई नहीं बोलूंगा। अल्टीमेटली आज की तारीख में हो ये रहा है, खासकर एआई की दुनिया में, अगर आप ध्यान से देखें तो घूम फिर के एआई की दुनिया में कौन कौन सी कंपनियां हैं? नंबर 1 गूगल, नंबर 2 ओपन एआई, नंबर 3 फेसबुक, नंबर 4 एंथ्रोपिक। ठीक है, एक दो चाइनीज कंपनीज हैं, आप उसके अंदर अमेजोन को भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं क्योंकि अमेजोन रोबोट्स में आ रहा है, वो सारी चीजों में आ रहा है, तो मोटा मोटा एनवीडिया। अब 7-8 कंपनीज है जो दुनिया के अंदर एआई के अंदर डोमिनेट कर रही है, ना केवल रेवेन्यू के लेवल पर डोमिनेट कर रही है, कंप्यूट के लेवल पर डोमिनेट कर रही है, बल्कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के लेवल पर भी डोमिनेट कर रही है। ठीक है, अब सवाल ये है कि अगर जो दिशा आज की तारीख में जा रही है, ये जो 7-8 कंपनियां हैं, ये टोटल मार्केट कैप का अमेरिका की 35% कंट्रोल कर रही है। सोचिए कि जिस देश में हजारों पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हो, वहां का 35% सिर्फ 7 कंपनियां कंट्रोल करें, तो ये अपने आप में दिशा के लेवल पर कोई अच्छी खबर नहीं है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि इलॉन मस्क जो कह रहा है उसके अंदर ब्रॉडली वो जो बात कह रहा है वो दुनिया के ऊपर के 3-4-5% लोगों के लिए कह रहा है, बॉटम के 90 या अपने किसी देश के बॉटम के 90% लोगों के लिए उसकी बात सही नहीं है। और दूसरी बात, और दूसरी बात कि ये जो बॉटम के 90% हैं जो आज की तारीख में ऑलरेडी गरीब हैं, जिनके पास रोजगार भी नहीं है, इनकी परचेजिंग पावर पिछले 40 साल से लगातार कम हो रही है, उनका क्रेडिट कार्ड मैक्सिमाइज हो चुका हुआ है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनके बच्चों को की पढ़ाई के खर्चे बढ़े हुए हैं, उनके डॉक्टर के खर्चे बढ़े हुए हैं, तो उनके साथ क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब देने के लिए इलॉन मस्क ने कोई कोशिश नहीं की। तो आज जो स्थिति है और वो जो 15-20 साल बाद जो वो स्थिति कह रहा है, उसके बीच का जो टाइम गैप है, उसमें मनी के साथ क्या होगा? और मैं यहां ये कह रहा हूं कि वो पीरियड जिसको मैं एक डेथ वैली भी बोल सकता हूं या उसको एक डेथ ऑफ मनी का पीरियड बोलता हूं मैं, ये जिसको समझ में आएगा वो ही दुनिया की मैक्रो इकोनॉमिक्स और दुनिया के अंदर क्रिप्टो की रेलेवेंस को ठीक तरीके से समझ पाएगा। एक क्वेश्चन तो सबसे पहले ये आता है कि अगर आपको याद हो, ज्यादा दूर नहीं, शायद साल पहले एलॉन मस्क एआई के कंप्लीटली अगेंस्ट था, डेड अगेंस्ट था। एंड फिर वो जो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था कि यूएस गवर्नमेंट जो है इस डेट को खत्म करेगी, स्पेंडिंग कम होगी, बट इवेंचुअली ही गेव अप, ही रियलाइज कि यार ये नहीं रुकने वाला। तो क्या मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि जो इसने अभी रिसेंटली निखिल कामत के साथ जो थॉट शेयर किया, ये पिछले 1 साल के अंदर ही उसने एक सोल्यूशन ढूंढा होगा कि अच्छा अगर सोल्यूशन स्पेंडिंग कम करके नहीं होना है तो काम करते हैं एआई को ही रेदर सही जगह पे यूज किया जाए, जिसके मैं अगेंस्ट हूँ, एंड उसको जो है अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो उससे हम ज्यादा स्पेंडिंग बढ़ा के तो हम डेट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज देर या तो डेट को खत्म किया जाए स्पेंडिंग बंद करके, या फिर स्पेंडिंग इतनी बढ़ा दो कि इवेंचुअली डेट अपने आप ही डिवैल्यू हो जाए। क्या सही सोच रहा हूँ मैं? ओपिनियन एक लेवल पर ये गलत नहीं है। ओके, जब आपके पास कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपके पास मोटे मोटे क्या तरीके बचते हैं? एक तरीका बचता ये है कि आप अपना खर्चा कम करो। अगर खर्चा कम नहीं कर सकते हो तो फिर आपके पास दूसरा तरीका क्या है? आप टैक्स बढ़ा दो। आप टैक्स भी नहीं अगर बढ़ा सकते हो तो फिर तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है मनी प्रिंटिंग करो। अगर आप मनी प्रिंटिंग भी नहीं कर सकते फिर चौथा तरीका क्या है? तो चौथा तरीका तो फिर यही बचता है कि आप प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ा दो कि उस प्रोडक्टिविटी से जो गेन हो उससे आप अपने कर्जे को पे बैक करो या टैक्स के कर्जे को बियर कर सको। ठीक है, उस लेवल पर इलॉन मस्क जो कह रहा है वो गलत नहीं है, और इलॉन मस्क ने ब्रॉडली जो अपनी डायरेक्शन बदली है वो एआई में विश्वास करता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब उसने देखा कि बाकी लोग जो एआई बना रहे हैं उसके अंदर खतरा ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर उसने खासकर जो चैट जीपीटी या ओपन एआई के जो भी प्रोजेक्ट्स के अंदर देखा तो उसे लगा कि
ही कैन मेक अ बेटर एआई। तो इसलिए उसने उसका डिसीजन लिया कि मैं ग्रॉक के जरिए, एक्स एआई के जरिए और ऑप्टिमस के जरिए एआई और रोबोटिक्स की दुनिया में पूरे लेवल पर उतरूंगा। बट सवाल ये है कि ये तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये उन 5, 7, 10 कंपनीज के बीच का एक बिजनेस कंपटीशन है। सवाल ये है कि वो जो डेप्थ ऑफ मनी है वो हम कैसे समझे। इसको अगर समझना है तो उपिंदर हमें ये जो 15-20 साल का उसने वक्फा बोला है, जिसको मैं 10 से 15 साल मान रहा हूं, इसको आप 3 हिस्सों में बांट के देखिए। ओके, 3 हिस्सों में जब बांटना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, वो जो कह रहा है वो हो सकता है, पर उसके बीच का जो रास्ता है वो डेथ वैली का रास्ता है, वो डेथ ऑफ मनी का रास्ता है। तो उन 3 फेजेस को मैं कैसे आपके सामने रखता हूं। पहला फेज, अब 3 फेजेस को रखने से पहले मेरे कुछ 1-2 सवाल और है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी उसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन से स्पेसएक्स को लॉन्च पब्लिक करेगा नेक्स्ट ईयर 2026। बहुत सारी उसकी कंपनीज है जो अभी पब्लिक लिस्टेड नहीं है ना, और आई थिंक एक्स को भी वो प्राइवेट बना चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि कल को उसको भी इतना बड़ा ले जाके ओपन एआई को कम्पीट करने के लिए बाद में उसको दोबारा से पब्लिक करके एक नई वैल्यूएशन के साथ। क्या ये अजम्पशन ठीक है कि एक तरफ जहां पे सारी दुनिया ये बात को वेट कर रही है कि आपका S&P 500 या यूएस की जो स्टॉक मार्केट्स है वो ओवरली वैल्यूड है एंड उसमें करेक्शन आनी चाहिए, रिसेशन आना चाहिए, एंड लाइक रिसेशन ना लाने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो नई कंपनीज को पब्लिक लॉन्च करना है उनकी वैल्यूएशन ही ट्रिलियंस में लॉन्च करवा दो, चाहे वो ओपन एआई हो, चाहे वो स्पेसएक्स हो, ऐसे तुरुप के भी कह सकते हैं यूएस के पास, जिससे इवेंचुअली आपका $38 ट्रिलियन का डेट डिवैल्यू हो जाए और कभी शायद रिसेशन भी ना आए। क्या मतलब अगर आए भी तो एक करेक्शन के फॉर्म में आए और उसके बाद से उसकी नई एक उड़ान शुरू हो जाए उसकी यूएस की स्टॉक मार्केट की, उससे आपका जो डेट है वो बहुत प्रॉपरली डिवैल्यू हो जाएगा और उससे उसका जो रोड मैप उसने एलोन मस्क ने बताया है पॉवर्टी खत्म करने वाला, डिफ्लेशन वाला, वो वहां से आ जाएगा। इज दिस आल्सो द राइट वे टू थिंक अबाउट इट? देखिए, इस लेवल पर इलॉन मस्क का सोचना या गूगल का सोचना या माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया का सोचना या ओपन एआई चैट जीपीटी वालों का सोचना, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। हकीकत ये है कि ब्रॉडर लेवल पर दुनिया में जो खेल खेला जा रहा है वो ये है कि लगभग 9-10 कंपनियां ही होंगी जिनके पास एआई रोबोटिक्स की ताकत होगी और उसके जो सिस्टम्स होंगे वो बहुत बड़े लेवल पर होंगे। तो ये जो पूरी पावर असल में अमेरिका के अंदर की लड़ाई नहीं है, ये पूरी पावर उन 10 कंपनियों को दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज बनाने की गेम है, ताकि जो वैल्यू है उसमें ये 10 कंपनियां टॉप पर पहुंच जाएं। बट सवाल ये है कि यहां हम 10 कंपनियों की बात कर रहे हैं जो एक एआई का लॉजिक, फ्यूचर ऑफ वर्क का लॉजिक, पॉवर्टी की रिडक्शन का लॉजिक वाली बातें कर रही हैं, कि यहां पर उन 10 कंपनियों के साथ साथ दुनिया की जो 99% आबादी है, उस आबादी के साथ मनी की दुनिया में क्या होने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। असल में लॉजिक यूज किया जा रहा है पॉवर्टी की रिडक्शन का, पर उसके आड़ में 10 कंपनियों को दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको सही तरीके से देख पाऊँ, जैसे मतलब मे बी मैं शायद क्रिप्टो की एनालॉजी यूज करूंगा कि जब क्रिप्टो का मार्केट कैप जो है वो रातों रात ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में कैसे पहुंचे कुछ ही सालों में, कि जब नए आईसीओज हुए या नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, सॉरी, उनकी जो वैल्यूएशंस है जब वो लॉन्च होते हैं, लॉन्च ही वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशंस पे जब लॉन्च हो रहे हैं तो फ्री मनी प्रिंट हो रही है इन अ वे। तो यहाँ पे जो पॉवर्टी खत्म करने की बात कर रहा है वो इवेंचुअली ये बात कर रहा है कि जितने भी कंपनीज हैं वो जब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशंस पे लॉन्च हो जाएंगी और उससे जो यूएस का जो डेट के अगेंस्ट जो यूएस के स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो 10 ट्रिलियन से ऊपर 10 ट्रिलियन और ऐड हो जाएगा उसकी स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन गेम में। ठीक है, तो वो उनके लिए एक तरह से डेट को डीवैल्यू करने का तरीका बन जाएगा और मनी को जो है वो इस तरह से अपने डेट को मैनेज करने का उनके लिए तरीका बन जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद इस एक तरह से वो पॉवर्टी वाला खत्म करने वाला जो है वो एक लॉलीपॉप है जो वो शायद सारी दुनिया को बेच रहे हैं अपनी कंपनीज को लॉन्च करने के लिए और अपने डेट को डिवैल्यू करने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है उपिंदर, इसमें कोई शक नहीं है। माय पॉइंट हियर इज, ये अगर 10 कंपनियां सुपर रिच हो भी जाती हैं तो हिंदुस्तान को इसका क्या फायदा है, बांग्लादेश को इसका क्या फायदा है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका को इसका क्या फायदा है? उनके घरों में क्या पैसा आएगा? क्या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका फ्यूचर कैसे डिजाइन होगा? इशू यहाँ ये है कि हम
वो जो सुनहरा सच बोल रहा है, उस सुनहरे सच के बीच का जो रास्ता है, आज से और आज से 15-20 साल के बीच का जो रास्ता है, उस रास्ते के बारे में कोई पक्की और साफ समझ बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसे हम टाइम टाइम गैप कह रहे हैं, मैं उसको डेथ वैली जोन बोल रहा हूं। उस डेथ वैली जोन में होगा क्या, हमें अगर वो समझ में आ जाएगा तो हम इसके सच और झूठ के बीच का फर्क समझ लेंगे। तो डेथ ऑफ मनी और रीबर्थ ऑफ मनी कैसे होगी, अगर ये हमें समझ में आ गया तो हम अपने आप पर अपनी अपनी समझ में मनी का जो प्रेजेंट है और मनी का जो फ्यूचर है, दोनों को समझ लेंगे। इसलिए आप डेथ ऑफ मनी कैसे होगी ये अपने दिमाग में एक बार क्लियर कर लीजिए, और मैं वो 3 फेजेस आपके सामने रखूंगा। श्योर, आप सबसे पहले वो फेजेस रखना शुरू करिए, उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं आपसे और पूछता हूँ। यस, हाँ जी। देखिए, आज की तारीख में अगर आप ध्यान से देखिए, कोई भी देश, जैसे मान लीजिए इंडिया ही है, इंडिया जो भी टैक्स रेज करता है, इंडिया लगभग आम जनता से लगभग 26 ट्रिलियन रुपीस, 26 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रेज करता है, और इसका 42%, 42% सिर्फ पुरानी इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाता है। 42%। ओके, इसका मतलब क्या है, हमारा फिजिकल डेफिसिट पिछले 30 साल से कम नहीं हुआ, पिछले 30 साल से कम नहीं हुआ, पिछले 30 साल से हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ट्रेड डेफिसिट कम नहीं हुआ, बढ़ता ही क्या। ठीक, अब ये जो स्थिति है, अब मान लीजिए आपका जो व्हाइट कॉलर सेक्टर है, जो व्हाइट कॉलर सेक्टर आईटी में बैठा है, अकाउंट्स में बैठा है, एजुकेशन में बैठा है, अकाउंटेंसी में बैठा है, ये वो सेक्टर है जो आने वाले 2 से 5 सालों के अंदर बेरोजगार होने वाला है। और ये वो प्राइमरी सेक्टर है जो ईएमआई के ऊपर घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, पर्सनल लोन लेता है, क्रेडिट कार्ड चलाता है। प्राइमरी इंडिया के अंदर जो टैक्स है वो टॉप की 5% पॉपुलेशन से आता है। और जब ये लोग बेरोजगार होंगे तो आज जो टैक्स का 42% पुरानी किस्तों में जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है, वो टैक्स जब घटेगा तो ये 42 नहीं रहेगा, ये 52 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। आज जब रुपये 90 क्रॉस कर गया है, और आने वाले 2 सालों में 90 का ये 100 भी क्रॉस करेगा, ये 120 भी क्रॉस करेगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ बेसिकली ये हो रहा है कि एक साइजेबल चंक ऑफ पॉपुलेशन की जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो जब ना परचेजिंग पावर है, ना रोजगार है, तो अब आपको एक इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा। जब सरकार खुद ही घाटे में जा रही है, सरकार का रुपी औंधे मुंह गिर रहा है, तो इंडिया वहां पर इलॉन मस्क की बात सुनेगा भी तो कैसे कुछ कर पाएगा, क्योंकि इलॉन मस्क के पास तो पैसा है। इंडिया के अंदर तो किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ट्रिलियन डॉलर्स के डेटा सेंटर्स बना ले। आज हिंदुस्तान में अगर डेटा सेंटर की इन्वेस्टमेंट भी हो रही है तो वो कौन कर रहा है, वो गूगल कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। हिंदुस्तान की कंपनियों के पास क्या इतनी पावर है कि वो कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो जैसे अमेरिका के अंदर टॉप 10% या 20% पॉपुलेशन उनकी कस्टमर है, उसी तरह से इंडिया के अंदर टॉप 5% पॉपुलेशन उनकी कस्टमर है। बट द इशू हियर इज ब्रॉड लेवल पर आज लोगों की जेब से मनी कम हो रही है। जब मनी कम हो रही है तो होगा क्या? डॉलर के मुकाबले में अगर रुपी डाउन ही जा रहा है तो रुपी का फ्यूचर क्या है? इसलिए हमें सबसे बड़ा सवाल यह पूछना पड़ेगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज की करेंसीज हैं खासकर, उनका फ्यूचर क्या है? जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको सीधी ये जो मैं 3 फेजेस बताने जा रहा हूं, उन फेजेस को पहले मैं एक बार बता दूं कि पहला फेज है डेथ ऑफ डेवलपिंग करेंसीज फिएट मनी। 80% फिएट करेंसीज अगले 5 साल में 80% परचेसिंग पावर खोलेंगी आज से शुरू करके। 80% देश, 80% उनकी परचेसिंग पावर करेंसी की खत्म हो जाएगी अगले 5 साल में। तो इसका मतलब अगले 5 साल में स्टेबल कॉइन्स को होल्ड करना मतलब जरूरी ही नहीं, ये तो मतलब कह लो कि जो नहीं कर रहा है वो सुसाइड है। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर मैं स्टेबल कॉइन्स को होल्ड नहीं कर रहा तो मेरे अगर मेजॉरिटी जो वेल्थ है वो आईएनआर फॉर्मेट में पड़ी है, या मेरे अपने डेवलपिंग जिस कंट्री से मैं बिलोंग करता हूँ उस कंट्री की वेल्थ उस करेंसी में डिनोट हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली मैं अपनी परचेजिंग पावर लूज कर रहा हूँ अगर मैं अपनी वेल्थ को स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट करके नहीं स्टोर करता अगले 5 साल के लिए। ठीक है, नहीं, बेसिकली अगर आप डॉलर के मुकाबले में आपकी करेंसी डाउन जा रही है तो आपकी करेंसी
आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर नहीं है और अमेरिकन करेंसी आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर है, और ये पिछले 30 साल से होता रहा है। अब फर्क सिर्फ ये है कि आप पहले अमेरिकन बैंक से अमेरिकन एसेट्स खरीदते थे, अमेरिकन बैंक के एसेट्स खरीदते थे या अमेरिकन करेंसी खरीदते थे, या आप उसके हिसाब से अमेरिका के अंदर कहीं ना कहीं अपना इनकम सोर्स बना के रखते थे। बट फंडामेंटल सवाल ये है कि अमेरिका आज की तारीख में जो कर रहा है वो पूरी दुनिया के साथ एक ब्लड लेस करेंसी वॉर कर रहा है। ब्लड लेस करेंसी वॉर, जो टैरिफ रिजीम भी है वो एक तरह से ब्लड लेस करेंसी वॉर ही है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 3 फेजेस है, इसका पहला फेज होगा स्लो बट टुवर्ड्स द एंड सडन डेथ ऑफ फिएट करेंसीज। 80% फिएट करेंसीज अगले 5 साल में 80% अपनी परचेसिंग पावर खो देंगी, नंबर 1। उसके बाद जस्ट मिनट, मैं एक बार 3 फेजेस बता दूं, उसके बाद मैं सवाल लेता हूं। तो जब फिएट करेंसीज इतनी कमजोर हो जाएंगी कि उनके लोग उन करेंसीज का इस्तेमाल करना धीरे धीरे बंद कर देंगे और डॉलर में शिफ्ट होंगे, डॉलर स्टेबल कॉइन्स में शिफ्ट होंगे, तो सबसे बड़ा सवाल पैदा होगा उस मार्केट में कि क्या मनी को सरकारों की मोनोपोली होना चाहिए कि नहीं। दैट विल बी अ फेज जिसको मैं कहता हूं रीथिंक फेज। पहला फेज डाइंग ऑफ मेजॉरिटी ऑफ करेंसीज, दूसरा फेज रीथिंक मनी, और ये पब्लिक के लेवल पर और गवर्नमेंट के लेवल पर दोनों जगह होगा, और तीसरा फेज होएगा रीबर्थ ऑफ मनी। ये 3 फेजेस अगले 15 से 20 साल के अंदर हमें हर देश के अंदर भोगने पड़ेंगे। पहला डेथ ऑफ मनी, दूसरा रीथिंक ऑफ मनी, और तीसरा रीबर्थ ऑफ मनी। ये तीनों फेज अलग अलग लेवल पर थोड़े थोड़े रूप में हमारे सामने ऑलरेडी प्रकट होने शुरू हो गए हैं। यस, ओके, सो देखो, जब आप बोलते हो कि 80% ऑफ फिएट करेंसीज विल लूज देयर वैल्यू इन नेक्स्ट 5 years, तो विल इट बी रिलेटिव टू यूएस डॉलर और इट विल इंक्लूड यूएस डॉलर? यस, इट विल बी बोथ रिलेटिव एज वेल एज इंक्लूड यूएस डॉलर। बट प्रॉब्लम कहां है कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल ट्रेड है, उस ग्लोबल ट्रेड के अंदर रेफरेंस करेंसी के लेवल पर डॉलर की डोमिनेंस बहुत बड़े लेवल पर है। तो जब तक उसका रिप्लेसमेंट ग्लोबल लेवल पर नहीं आता है, तब तक डॉलर को रिप्लेस करना मुश्किल है। डॉलर मरेगा, पर डॉलर मरने से पहले मेजॉरिटी करेंसीज को लेके डूबेगा। तो इसलिए इसलिए अमेरिका का गोल ये नहीं है कि उसे अपने आप को सुपर पावर बनाना है। अमेरिका का गोल ये है कि जो कोई सुपर पावर बनने की कोशिश करेगा, मुझे उसको खत्म कर देना, ताकि मेरा जो सुपर पावर का स्टेटस है वो 50 साल और खींच जाए। पर इसमें देखो, एक काउंटर क्वेश्चन ये भी तो आता है कि यूएस खुद चाहता है कि दूसरे कंट्रीज की करेंसीज जो है वो स्ट्रांग हो, जो आपको याद हो आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था। तो क्या यूएस भी अब उस चीज को समझ चुका है कि वो चीज पॉसिबल नहीं है उसके लिए करना, कि दूसरे देशों के कनपटी पे बंदूक रख के उनकी करेंसी को ज्यादा वैल्यू बढ़वा दी जाए ताकि उनकी मार्केट्स को गिरा दिया जाए? तो वो अब रेदर ये वाला रूट ही चूज कर रहा है जिसमें दूसरी करेंसीज को ज्यादा गिरा दिया जाए ताकि वो लास्ट में मरे, जो कि डॉलर मिक्स थ्योरी बोलती है। एनीवेज, देखिए, अभी हकीकत ये है कि अमेरिका अपनी करेंसी डीवैल्यू करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है। वो दूसरी करेंसीज को ओवरवैल्यू करने का जो भी उसने साम दाम दंड पे लगाया है वो फेल हो रहा है। ओके, अब इसका मतलब ये है कि उसके पास इन करेंसीज को खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, स्टेबल कॉइन का पूरा गेम जब ग्लोबल लेवल पर खुलेगा तो ये करेंसीज ऑटोमेटिकली नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, नाउ द इशू हियर इज इस पूरी गेम के लेट्स से दैट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है, बिकॉज़ अब जितनी तेजी से यूएसडी टू आईएनआर गिर रहा है वो इंडिया की ग्रोथ की वजह से नहीं गिर रहा है, वो एक्चुअल में स्टेबल कॉइंस की पेनिट्रेशन की वजह से गिर रहा है। ये मेरा, दैट इज हाउ आई एम ऑब्जर्विंग दिस गेम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो अब सवाल ये है कि ये जो चीज आपको सिग्नल के रूप में अभी नजर आ रही है, ये अगले 2-4 साल के अंदर फुल रियलिटी बनने वाली है। आप थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान को देखिए। पाकिस्तान का रुपया पिछले 5 साल में लगभग 100 रुपए टू अ डॉलर से अब 350 रुपए टू अ डॉलर पहुंच गया। ठीक है, और आज वो स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रहे हैं, जो स्टेबल कॉइन भी एक लेवल पर कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालने वाला है। वो बार बार कर्जे के दम पर जी रहे हैं और वो कर्जा आईएमएफ से आ रहा है। माय पॉइंट हियर इज कि अगर कल को रुपी $125 हो गया, $150 का डॉलर हो गया, तो रुपी की परचेसिंग पावर कहां जाएगी? तो चलो ठीक है, प्रॉब्लम हमने काफी डिस्कस करी है। अब हम एक बार के लिए अभी एटलीस्ट अपने इंडियंस के लिए एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल ये है
कि आज जो आपके जो लोग हैं, मेजोरिटी इंडिया में जो लोग आज की डेट में इनकम जनरेटिंग फैमिलीज हैं या जो इनकम होल्डर्स हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में है। एंड रियलिटी भी ये है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर वाले ही सबसे ज्यादा डेट के अंदर भी फंसे हुए हैं। स्पेशली उनका डेट कहाँ पे जा रहा है, वो या तो कार लोन में जा रहा है या होम लोन में जा रहा है। आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि उनको अच्छा, सलाह तो बाद में, पहले तो ये बताओ कि इस 80% फियाट करेंसी की जो वैल्यू लूज होने वाली है अगले 5 साल में, इसकी वजह से जिन्होंने ऑलरेडी इतना ज्यादा कर्जा ले रखा है इस होप में कि उनको अगले 30 साल तक नौकरी रहेगी, जो कि एआई की वजह से बिल्कुल उल्टा पुल्टा गेम होने वाला है, उनका हाल क्या होने वाला है? पहले तो हाल बताइए, फिर मुझे बताइए कि उनके लिए पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए ओपी, मैं आपको कुछ फैक्ट्स से समझाता हूँ। इंडिया के अंदर एक तो जीडीपी कैलकुलेशन के जो तरीके हैं, ये आईएमएफ ने कह दिया कि ये खराब है, सी ग्रेड है, ठीक है, नंबर 1। तो जो जीडीपी आपको दिखाया जा रहा है वो उस जीडीपी से काफी 40-45% कम है, नंबर 1। नंबर 2, जो अनएम्प्लॉयमेंट के आपको फिगर्स दिखाए जा रहे हैं, वो फिगर्स असल में अगर आप 18 से लेकर 35 की एज के लोगों में देखें और 18 से लेकर 25 की एज के लोगों में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। अकेले हरियाणा के अंदर 18 से लेकर 28 की एज का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लगभग 35 से 40% है, 35 से 40%। तो आप अगर ध्यान से देखें तो फैक्ट्स जो हैं वो कुक किए जा रहे हैं, झूठे बताए जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को आप एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं कि हिंदुस्तान का रुपया गिरता ही जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता ही जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ती ही जाएगी। इन सारी चीजों के रास्ते में अब कोई स्टॉप ओवर नहीं है। इंडिया के पास एक फंडामेंटल रीथिंक करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और यही मॉडल मोरलेस पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील, साउथ अफ्रीका सब जगह घूमने वाला है। इवन यूरोप में भी यही मॉडल घूमने वाला है। तो इसलिए आप सबसे बड़ा जो सवाल है कि एक तरफ डेथ ऑफ मनी हो रही है, उसके बाद रीथिंक ऑफ मनी और उसके बाद रीबर्थ ऑफ मनी। प्रॉब्लम ये है कि ये जो रीथिंक ऑफ मनी है और जो रीबर्थ ऑफ मनी है, इसकी जो संभावना है, ये संभावना सिर्फ और सिर्फ अगर कोई सेक्टर जिंदा कर सकता है और जिंदा रख सकता है तो वो है क्रिप्टो। फिएट करेंसीज को परमानेंट किल करने वाली फोर्स क्रिप्टो नहीं है, एआई है। मैं फिर वापस जाऊंगा, सेम क्वेश्चन वंस अगेन। मैं जानना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकली जानना चाह रहा हूँ कि लेट्स इमेजिन मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, मेरा आज की डेट में 12 से 20 लाख या 12 से 25 लाख के बीच में पैकेज है, मे भी मेरे पार्टनर का भी इतना पैकेज है, वी आर रनिंग वेल एज पर सोसाइटी। एंड हमने करोड़ 2 करोड़ का घर ले रखा है और उसमें हमारी कम से कम 1 लाख रुपए तो किस्त जा रही है, गाड़ी का भी लोन ले रखा है। हमारा क्या हाल होगा अगले 5 साल में? मुझे पहले थोड़ा सा विजुअलाइज करवाइए ताकि मेरे जो यूजर्स हैं, अगर उनमें वो कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं या कॉर्पोरेट जॉब्स करने वाले कल को ये शो देखते हैं तो वो सोच पाए कि मे बी उसके अकॉर्डिंगली उनको थोड़ा डायरेक्शन मिले कि उनको क्या करना चाहिए इफ दे समहाउ वांट टू बेनिफिट आउट ऑफ इट। यस, वो भी ईएमआई वाले स्टाइल को, लाइफ को लेवरेज्ड लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये लोगों के पास नौकरियां नहीं रहेंगी तो इनकी जो ईएमआईज हैं वो बाउंस होंगी। तो बेसिकली कोई भी लोन अगर 2 महीने उसकी ईएमआई ना पे की जाए तो उसको बैड एसेट या एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर बैड एसेट ऑलरेडी बढ़ रहे हैं और ये अगले 2-3 सालों में स्काई रॉकेट कर जाएंगे। और ये याद रहे, हिंदुस्तान क्या दुनिया भर में जो रियल मनी होती है वो सेंट्रल बैंक नहीं पब्लिक बनाता, वो कमर्शियल बैंक बनाते हैं। तो अगर इंडिया के अंदर 48 ट्रिलियन रुपीस करेंसी प्रिंट हुई है तो जो एक्चुअल मनी सप्लाई है जिसको M3 बोलते हैं वो इसका लगभग 6-7 गुना ज्यादा है, 6-7 गुना ज्यादा है। तो इसलिए जब ये कमर्शियल बैंक बैड एसेट्स, कमर्शियल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के पहाड़ पर बैठेंगे तो इनकी बुक वैल्यू डाउन जाएगी। और जब इनकी बुक वैल्यू डाउन जाएगी तो ये आपके जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं, आपके अकाउंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, आपका अकाउंट फ्रीज करेंगे, उसके ऊपर विड्रॉल लिमिट्स लगाएंगे जिसको फाइनेंशियल रिप्रेशन कहते हैं। और अल्टीमेटली उनका जो इक्विटी कैपिटल या जिसको बुक वैल्यू है उसको रिस्टोर करने के लिए सेंट्रल बैंक को मनी प्रिंटिंग करनी पड़ेगी। और ये हम करते रहे हैं, पर वो धीरे धीरे करते रहे हैं। पर अब जो डेट लॉस होएगा, डेट के कारण जो लॉस होएगा वो इतना ज्यादा होएगा कि इंडियन सेंट्रल बैंक के लिए मनी प्रिंटिंग, और वो भी ह्यूज लेवल पर मनी प्रिंटिंग और इंटरेस्ट रेट घटाने के अलावा कोई चारा नहीं है। जिसका मतलब ये है कि इधर फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, उधर टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है और उधर से फॉरेन एक्सचेंज वैल्यू आपकी कम हो रही है। तो ये बेसिकली मौत का कुआं है। हम उस तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो उस केस में जिन लोगों ने अभी तक से कोई लोन नहीं लिया है, आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो मेरी एज के हैं या मेरे एज के राउंड है। इस साल आई थिंक 2.5 लाख, पता नहीं कितने 25 लाख शादियां हो रही है ना इंडिया में। तो इसका मतलब वो जो
लोग शादियां कर रहे हैं, फॉर श्योर वो लोग घर भी लेंगे, लोन्स धड़ाधड़ जो है होम लोन्स जाएंगे। आप क्या रिकमेंड करते हो इस टाइम पे जो हम डेथ ऑफ मनी के फेज में चल रहे हैं? अभी रीथिंक ऑफ मनी का फेज आना है आपके अकॉर्डिंगली। अभी डेथ ऑफ मनी के फेज में जिन्होंने अभी टचवुड जिन्होंने कह लो कि अभी तक लोन नहीं लिया, लेकिन सोसाइटल प्रेशर है, उनकी पार्टनर का प्रेशर है, घर वालों का प्रेशर है कि बेटा घर तो अपना होना चाहिए, अच्छा उसको दिखाने के लिए गाड़ी भी होनी चाहिए। हाउ दे शुड प्लान एक्चुअली, उनको करना क्या चाहिए? क्या उनको घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और उनको कैसे अपना जो है फ्यूचर प्लान करना चाहिए? उपिंदर, हम यहाँ डेथ ऑफ मनी की गहराई में जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये सेशन के 2 हिस्से करने पड़ेंगे, बट मैं इस सवाल को थोड़ा सा और इसके गहराई में जाता हूँ। पहली बात, अगर आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं तो आप सुसाइड पेपर्स पर साइन कर रहे हैं आज की तारीख में। लोन 1 साल से ज्यादा का अगर आप ले रहे हैं तो आप सुसाइड पेपर्स पर साइन करते हैं। अगर आपको लोन लेना भी है तो सिर्फ वर्किंग कैपिटल लोन बिजनेस के लिए ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोन ले रहे हैं, कार के लिए लोन ले रहे हैं, या घर के लिए लोन ले रहे हैं, या एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हैं, तो ये सुसाइड पैक्ट है आपका फ्यूचर के साथ। बड़ी सीधी सी बात है। मैं देखो, अभी हमने जब पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, हमने डिसाइड किया था कि 1 घंटे में खत्म करते हैं, बट अब मुझे लग रहा है कि कोई बात नहीं, 1.5 घंटे में जाता है, 2 घंटे में जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये रिकॉर्ड हो जाएगा ना, मैं इसको 2 पार्ट्स में भी रिलीज कर दूंगा, इट्स ओके। बट वो जो क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस आंसर होने चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली मैं क्यों ये क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद भी अभी पर्सनली स्टेज में हूँ, मुझे भी कुछ डिसीजंस लेने लाइफ के। लेट्स से मतलब यू नेवर नो कि जो मैं जिस सिचुएशन में मैं हूँ कि कोई और को हेल्प हो जाए साथ में, अगर मुझे उसका सोल्यूशन मिलता है। लेट्स से मुझे घर लेना है आज की डेट में, घर होम लोन लेना है मुझे, जो यहाँ पे लेट्स 1 करोड़ का घर लेना है। उस 1 करोड़ के घर में 70% जो मनी है वो मुझे बैंक से मिलता है, आएगा 30% लेट्स से मैं जो है डाउन पेमेंट देता हूँ। एंड उस केस में 70% अगर मैं वो ले रहा हूँ लोन, तो दैट मींस वो सुसाइड पेपर है एज पर मैं सुसाइड पेपर पे साइन कर रहा हूँ। बट लेट्स इमेजिन एक स्ट्रेटजी चलती है मार्केट में लोन्स को टैकल करने की कि आज अगर मैं वो 70 लाख रुपए जो है एक्चुअल में, या लेट्स से 40 लाख भी, लेट्स से मैं वो 40 लाख रुपए उसके स्टेबल कॉइन लेके रखूं, ठीक है, और वो स्टेबल कॉइन लेके उसकी मैं उसको यील्ड पे लगा दूं डीफाई के ऊपर, ठीक है, जिसमें मेरे को अगर साल का 5 से 10% का अगर यील्ड आ रहा है, जो कि डीफाई में आज की डेट में यील्ड अच्छी तरह से पॉसिबल है। एंड अभी डीफाई के बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता है, बट मुझे आई एम 100% श्योर कि अगले 5 साल में लोगों को डीफाई, स्टेबल कॉइन सबकी बहुत नॉलेज होने वाली है, और एकदम से रश आएगा, बहुत ज्यादा फ्लड गेट खोलेंगे। तो इसमें अगर मैं ये स्टेबल कॉइन्स में लेके रख दूं, और मैं अगर लेट्स से 5% भी सालाना स्टेबल कॉइन का कमा रहा हूँ, जिसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ अगले 5 साल में अगर यूएसडी टू आईएनआर मेरा 25% भी डिफ्लेट करता है, डीवैल्यू करता है, और इधर से मैं 5% यील्ड कमाता हूँ, तो उस केस में क्या मेरा ये लोन लेना स्ट्रेटेजिकली सही रहेगा? बिकॉज उस केस में मैं अब घर भी ले रहा हूँ सोसाइटी के उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन एट द सेम टाइम उसी मनी को मैं यूज कर रहा हूँ यील्ड अर्न करने के लिए, तो टेक्निकली मुझे बहुत कम जो है वो पे करना पड़ रहा है। ओपी, सवाल ये है कि आप यहाँ ये सोच के बैठ रहे हैं कि फिएट करेंसीज का ये जो मॉडल है ये किसी ना किसी तरीके से चलता रहेगा, अगर इंडिया का नहीं चला तो अमेरिका का तो चलता ही रहेगा, आप ये सोच के बैठे। बट मैं ये कह रहा हूं कि ये सोच ही गलत दिशा की सोच है। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर अमेरिका आज अपनी मनमर्जी कर रहा है, टैरिफ रेजिम के ऊपर मनमर्जी कर रहा है, या बाकी चीजों पर मनमर्जी कर रहा है, तो क्या बाकी देश चुप रहेंगे? क्या वो अपने देशों की करेंसीज को डाउन जाने देंगे? आंसर इज नो। मैं यहां ये कह रहा हूं कि जब डॉलर के मुकाबले में उनकी करेंसीज डाउन जाएंगी बिकॉज डॉलर की डिमांड ज्यादा है, तो वो एक रिजीम शिफ्ट करेंगे। रिजीम शिफ्ट का मतलब है कि अब वो फिएट करेंसी रिजीम के बदले गोल्ड बैक रिजीम की तरफ शिफ्ट होंगे। और गोल्ड बैक रिजीम के अंदर जो शिफ्ट होना है, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। क्यों? उसका रीजन है, कोई भी सरकार गोल्ड बैक रिजीम में अगर शिफ्ट होती है तो समझ लीजिए कि उसने अपने हाथों में सोने की हथकड़ियां डाल ली, कि वो सरकार अब गैर जरूरी खर्चे नहीं कर सकती है। आज चाइना अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और पिछले 20 साल से वो लगभग कई हजार टन गोल्ड का रिजर्व भी बना चुका है, पर उसके बावजूद भी अभी उसने गोल्ड बैक स्टैंडर्ड में शिफ्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि गोल्ड बैक स्टैंडर्ड के अंदर होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो पावर होती है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है, क्योंकि वो मनमर्जी से मनी प्रिंट नहीं कर सकते, घाटे को बढ़ा नहीं सकते, फ्रेश कर्जे नहीं ले सकते। तो इसलिए अगर दुनिया को चाहे मजबूरी में ही गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ मूव करना पड़ा, तो उस केस में डॉलर का फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा। और क्या उस केस में भी जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं उनका बहुत बुरा नुकसान हो जाएगा, जस्ट इन केस अगर ये गोल्ड स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर जाते हैं? यस, 100%। वो डिफ्लेशनरी साइड पे चले जाएंगे, राइट? यस, यानी कि रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के प्राइसेस ही क्रैश कर जाएंगे। यस, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और मार्केट में बायर ही नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी 50 लाख की हो जाएगी।
तो हमने 50 लाख की प्रॉपर्टी के ऊपर 70 लाख का लोन लिया होगा। तो इन शॉर्ट आप मुझे ये सोल्यूशन ये देना चाह रहे हो कि अगर मैं घर लेने का सोच रहा हूँ, घर ना लेने की बजाय मैं चुप करके किराए पे रहना, मन मार। 100%। आपके पास अगर पैसा है तो आप बिटकॉइन में डाल दीजिए, गोल्ड में डाल दीजिए, ईथर में डाल दीजिए और कुछ अपने फेवरेट ऑल कॉइन्स में डाल दीजिए, बस। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं इस पॉइंट सेकंड फेज में, जो आपने बोला रीथिंक ऑफ मनी। ठीक है, डेथ ऑफ मनी तो आपने बताया कि अभी हम उस फेज में चल रहे हैं, डेथ ऑफ मनी में। रीथिंक, व्हाई डू यू थिंक रीथिंक ऑफ मनी में इतना टाइम लगेगा कि हम इसको एक फेज मान के चल रहे हैं? व्हाई डोंट यू थिंक कि ये जो डेथ ऑफ मनी का फेज चल रहा है इसी में ही रीथिंक ऑफ मनी होना शुरू हो गया ऑलरेडी? यस, इसमें कोई शक नहीं है, ये हो चुका है शुरू, बट मैंने इसको स्पेशली एक सेपरेट फेज की तरह इसलिए बताया है कि इसके अंदर आपको कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। वो फैसले क्या है? पहला फैसला आपको जो लेना पड़ेगा वो होगा गवर्नमेंट मोनोपोली ऑफ मनी का एक सेकंड अल्टरनेटिव लेके आना पड़ेगा। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि उस देश में एक लीगल टेंडर नहीं होगा, 2, 3, 4 या इससे ज्यादा लीगल टेंडर होंगे। लीगल टेंडर लॉज को अपग्रेड करना पड़ेगा, विच बेसिकली मीन्स कि उस देश का टैक्सेशन रिजीम भी चेंज होएगा। पर इस चीज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एक और चीज समझाता हूं। देखिए, जो एक सॉवरेनिटी होती है किसी देश की, मॉनेटरी सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सेल्फ चॉइस। कि अगर अमेरिका के पास सेल्फ चॉइस है डॉलर को बनाने की, तो इंडिया के पास सेल्फ चॉइस है रुपी को बनाने की, अमेरिका के पास सेल्फ चॉइस है युआन को बनाने की। पर अगर ये सिंगल करेंसी मॉडल हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, तो क्या हम इसके बदौलत, इसके बजाय इसके साथ एक दूसरा मॉडल बना सकते हैं? क्या हम अपने देश में पब्लिक को गोल्ड बैक्ड करेंसी इशू करने की परमिशन दे सकते हैं? Got it? क्या हम पब्लिक को लैंड बैक्ड करेंसी इशू करने की परमिशन दे सकते हैं? क्या हम इंडिया के कॉर्पोरेशंस को डेटा बैक्ड या कंप्यूट बैक्ड करेंसी इशू करने की परमिशन दे सकते हैं? कि जो साइनरेज मनी प्रिंटिंग का रेवेन्यू है वो तो सरकार के पास आए, पर मनी को मैनेज करने की ताकत जो है वो लोगों तक पहुंच जाए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो सोच है कि लीगल टेंडर देश में एक नहीं 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए, ये है रीथिंक का फेज। और इसके अंदर कल को फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका अनाउंस करता है, अब अमेरिका ने इनडायरेक्टली ये काम कर दिया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो कैसे किया है। उसने 3 एक्ट पास किए हैं, जिसका तीसरा एक्ट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो गया, क्लैरिटी एक्ट, वो सेनेट से पास होने वाला है। वो क्या कर रहा है? वो पूरे के पूरे अमेरिका के मॉनेटरी सिस्टम को ऑन चेन लेके जा रहा है। जब वो ऑन चेन लेके जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसके देश के नागरिकों को क्रिप्टो करेंसीज को यूज करने की, इशू करने की कंप्लीट इंडिपेंडेंस होएगी अंडर अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो अगर किसी बंदे को लगता है कि डॉलर का फ्यूचर अच्छा नहीं है, तो वो किसी क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर अच्छा है, तो अपने एसेट्स उस क्रिप्टो करेंसी में शिफ्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल ईथर में कर सकता है, बिटकॉइन में कर सकते हैं, किसी और कॉइन में कर सकता है। नंबर 1 कि उन्होंने एक लीगल टेंडर की बजाय मल्टीपल करेंसीज को लीगल टेंडर के बराबर की इज्जत दे दी। हिंदुस्तान में क्या है कि अगर आप रुपी के अलावा किसी और करेंसी को यूज कर सकते हो तो हम आपको 10 साल की सजा दे देंगे, 10 साल के लिए आप अंदर हो। तो ना तो आप क्रिप्टो करेंसी इशू कर सकते हो, ना स्टेकिंग सर्विस दे सकते हो, ना माइनिंग सर्विस दे सकते हो, ना यील्ड सर्विस दे सकते हो। तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तान अमेरिका से कम 5-7 साल बहुत पीछे है। तो आपको अपने देश के अंदर एक लीगल टेंडर की बजाय मल्टीपल करेंसीज की जो मूवमेंट है, कैपिटल मूवमेंट, उसको अलाउ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपके लोगों के पास, आपके सिटीजन्स के पास वेल्थ, अलग अलग एसेट्स में मूव करने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक और चीज यहाँ पे सोच रहा था कि जो डेथ ऑफ मनी की आप बात कर रहे हो, जिसमें हम ये बोलते हैं कि फियाट करेंसीज अपनी वैल्यू लूज करेंगी, उसमें हम ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें अपनी वेल्थ जो है बिटकॉइन में रखनी चाहिए और गोल्ड में रखनी चाहिए, ईथ में रखनी चाहिए। मैं कॉन्ट्रेरियन थॉट शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं मार्केट्स को जो है उनके जो चार्ट्स हैं उनके बेसिस पे जब स्टडी करता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं और कई एनालिस्ट भी हैं जिनके साथ मैं मेरी डिस्कशन होती रहती है। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है इस चीज को भी डिस्कस करना और इस चीज को समझना, ताकि वो मैच करें आपकी थॉट से। अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो प्रोबेबली देन इट माइट बी अ प्रॉब्लम और वी माइट हैव टू रीथिंक व्हाट वी आर एवर स्पेकुलेटिंग और वी आर प्रपोजिंग टू द वर्ल्ड। देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि
अगर हम स्टॉक मार्केट्स के चार्ट को देखेंगे और हम गोल्ड के चार्ट को भी देखेंगे, ओवरऑल सभी चार्ट्स को देखेंगे, तो बबल तो बना हुआ है, ठीक है, स्टॉक मार्केट्स में। एंड लेट्स ऑल्सो एक्सेप्ट कि बिटकॉइन में भी बबल बना हुआ है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे बबल बना हुआ है। पिछले 15 साल से बिटकॉइन कंटिन्यूसली राइज कर रहा है बिगर टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे करेक्शन आती रहती है, लेकिन इवेंचुअली बड़े टाइम फ्रेम की अभी उसकी बेयर मार्केट आनी है, बिकॉज ना तो यूएस की स्टॉक मार्केट ने पिछले 20 साल में अपनी बेयर मार्केट देखी है, और ना ही बिटकॉइन ने यूएस की स्टॉक मार्केट की बेयर मार्केट के टाइम पे वो टाइम को फेस किया। लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। उस केस में अगर अगर ये अब बात अगर की नहीं है, बात है कि बेयर मार्केट एक बार तो आनी है, उस वो चाहे फास्ट वे में आए कि बहुत जल्दी करेक्शन आई, बहुत स्टीप करेक्शन आई, और उसके बाद फिर से जो है मार्केट दोबारा से स्टार्ट हो गई। जैसे ना मेरे एक एनालिस्ट है, उन ऑब्वियसली नाम तो नहीं ले सकता, काफी अच्छा प्यार है उनके साथ मेरा। उन्होंने जब जो बात प्रेडिक्ट करी है वो चीज हुई है प्रॉपरली, उनकी पूरी हुई है। अभी उनका थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आया, उनका मैसेज आया कि 28 29 के अंदर, यानी कि 2028 और 2029 तक प्रॉपर जो है आपका टॉप हो जाएगा सारी मार्केट सर यूएस की। उसके बाद बीटीसी का भी उसी टाइम के अराउंड स्टॉप हो जाएगा, यानी कि एक फेज और बुल रन जो है वो 4 ईयर साइकिल वाला उसको देखने को मिलेगा। उसके बाद बीटीसी 10 साल के लिए बेयर मार्केट में जाएगी, जो कि कोई भी रेडी नहीं है उसके लिए। लेट मी जस्ट बिकॉज़ दिस इज अ कॉन्ट्रेरियन थॉट आई हैव टू पुट अप। तो उस केस में जब हम डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं, डिफ्लेशन, क्योंकि ये भी एक फैक्ट है, बिटकॉइन का प्राइस अभी तक क्यों बढ़ा है, बिकॉज मनी करेंसी सप्लाई बहुत बड़ी है। जैसे जैसे करेंसी प्रिंट होती चली गई है, ये इन्फ्लेशन का हेज नहीं है, ये एक्चुअल में इन्फ्लेशन का रिएक्शन है, बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है। अब जब डिफ्लेशन आएगी, जब डिफ्लेशन आएगी, तो अगर कल को गोल्ड बैक करेंसी आती है, या फॉर व्हाटएवर रीजन कल को डिफ्लेशन आती है और स्टॉक मार्केट्स में का बबल बस्ट होता है, एआई बबल बस्ट एक बार होगा, तो उस केस में आपको नहीं लगता है कि ये बिटकॉइन में पड़ी हुई वेल्थ उल्टा ज्यादा एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इस टाइम पे लोगों को बिटकॉइन में जो है पैसा डालने की बजाय मे बी उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए चीपर प्राइसेस पे जब नेक्स्ट बेयर मार्केट अभी आएगी? देखिए ओपी, हम बेसिकली ट्रेडिंग इनसाइट्स की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने पिछला जो पूरा लॉजिक है वो कंप्लीट नहीं किया है। 2028 या 2029 के अंदर बिटकॉइन का पीक आएगा या नहीं आएगा, ये बेसिकली इस बात पर निर्भर है कि उसकी आप जो वैल्यूएशन कर रहे हो वो कर तो आप डॉलर टर्म्स में ही कर रहे हो ना। मैं आपको अगर एक सिंपल सा काउंटर देता हूं कि कल को अमेरिका अपना जो 8,000 टन गोल्ड है उसको रीप्राइस करके 40,000 डॉलर पर आउंस के हिसाब से कर दे, तो अमेरिका खुद ही अपनी करेंसी को इतना डिवैल्यू कर देगा कि आप देखेंगे कि 2 महीने के अंदर बिटकॉइन $1,00,000 से जंप करके $5,00,000 हो जाएगा। जब इतना बड़ा मॉनेटरी शिफ्ट आ रहा होता है, तो जो ट्रेडिंग सिग्नल्स होते हैं ओवर अ पॉइंट, वो हमें बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट करने चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि आप अगर अपने फोकस को इन 3 दिशाओं में पकड़ के रखें, डेथ ऑफ मनी, रीथिंक ऑफ मनी एंड रीबर्थ ऑफ मनी, अगर आप इन 3 चीजों के साथ जोड़ के रखेंगे तो आपको अगले 15 सालों में जो होने वाला है वो समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो चीज मैंने समझी है, ये अमेरिका ने पिछले 15 सालों में जो किया है उसके बेसिस पर है। अमेरिका वो देश है जो बिटकॉइन, ईथर और क्रिप्टो करेंसीज को गालियां निकालता था। अमेरिका क्रिप्टो करेंसी वालों को पकड़ के अंदर कर देता था। याद होगा जब ई कॉमर्स का बिटकॉइन ई कॉमर्स वाला जो बंदा है जिसको अभी तक जेल में है, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज, ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने फास्टेस्ट पॉसिबल तरीके से ट्रंप के आने के बाद 3 क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली एक्ट्स पास किए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका रिसेशन आने ही नहीं देगा। रिसेशन, हकीकत ये है, 2008 में रिसेशन आया, कुछ महीनों के अंदर उन्होंने रिसेशन को रिवर्स करके $5 ट्रिलियन छाप दिए। 2020 में रिसेशन आया, कुछ महीनों में फिर 5 ट्रिलियन छाप के रिवर्स कर दिया। अमेरिका रिसेशन को कंटिन्यूसली फ्यूचर में धकेलता रहेगा। वो शॉर्ट टर्म रिसेशन आएगा बट उसको कंटिन्यूसली धकेलता रहेगा। प्रॉब्लम ये है कि जब वो रिसेशन को फ्यूचर में धकेलता है तो बाकी लोग अपने लेवल पर कुछ नया करने की बजाय अमेरिका के बनाए हुए खेल के साथ ही गुल्ली डंडा खेलते रहते हैं। रूल्स ऑफ द गेम अमेरिका सेट कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अब जो रूल्स सेट हो रहे हैं, उन रूल्स के सेटिंग के अंदर 80% करेंसीज खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जैसे अमेरिका प्रिंट कर रहा था वैसे ही बाकी देशों ने अपनी करेंसीज प्रिंट की। आज वो अमेरिका की करेंसी के सामने बहुत वीक हो रहे हैं। तो इसलिए जब ये करेंसीज अमेरिका के सामने बचेंगी ही नहीं, अमेरिका के सामने कोई चैलेंजर बचेगा नहीं, तो फिएट करेंसी रिजीम का तो खात्मा हो रहा है। पर इससे पहले कि डॉलर खत्म हो, बाकी करेंसीज खत्म हो जाएंगी। इसलिए उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें फिएट करेंसी की बजाय कोई दूसरा लीगल टेंडर
मानना पड़ेगा। जब आप ये कह रहे हैं गोल्ड बैक्ड करेंसी को अगर मैं सिंपल पॉलिटिकल भाषा में कहूं, इसका पॉलिटिकल भाषा में मतलब ये है कि एक पॉलिटिशियन एक देश का अपने मुंह पर थप्पड़ खाने के लिए तैयार है कि दुनिया के अंदर उसने अनाउंस कर दिया कि मेरे देश में गोल्ड इज द सेकंड लीगल टेंडर। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। ये रीथिंक ऑफ मनी जो फेज आप बोल रहे हो, ये आप ये कहना चाह रहे हो कि जो भी कंट्रीज की करेंसीज डिस्ट्रॉय होंगी बिकॉज ऑफ यूएस डॉलर अगले 5 साल में, उनके लिए रीथिंक ऑफ मनी का फेज रहेगा। रेदर ये सेंट्रल बैंक लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ये रीथिंक ऑफ मनी का फेज रहेगा। मुझे लगा ये रीथिंक ऑफ मनी का जो फेज है वो रिटेल लेवल पे रहेगा, पर रिटेल लेवल पे नहीं, एक्चुअल में ये गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक लेवल पे रहेगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। अगर ये सेंट्रल बैंक के लेवल पर रहेगा तो ये रिटेल लेवल पर भी रहेगा। बट इसमें जो रीथिंक ऑफ मनी की बात कर रहे हो, इसको मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ ब्रेटन वुड्स 3.0 जो आपने बात बोली थी, ये ब्रेटन वुड्स 3.0 को ही आप रीथिंक ऑफ मनी बोल रहे हो? नो नो नो, मैं सिर्फ उसकी उसमें ब्रेटन वुड्स 3.0 शामिल है। ओके। ब्रेटन वुड्स, यस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज की तारीख आपसे बात करता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों के पास 25,000 टन गोल्ड पड़ा हुआ है। बट इसमें ना देखो, मैं समझ गया, बट इसमें फिर क्वेश्चन ये आता है कि जो आपका लाइक ऐसे समझो जो गोल्ड है, नहीं सॉरी, इसका सवाल मेरा इस तरह से है कि जो रीथिंक ऑफ मनी का फेज है, इसमें ये जो अगर 80% ऑफ करेंसीज वैल्यू अपनी लूज कर जाएंगे, तो क्या एटलीस्ट गवर्नमेंट और बैंक, सेंट्रल बैंक लेवल पे उनके पास इतनी पावर बचेगी कि वो इस सिस्टम को स्विच कर पाए? जब उनकी ऑलरेडी इतनी डिस्ट्रॉय हो रखी होगी तो वो यूएस के आगे तो और ज्यादा वीक नहीं पड़ जाएंगे? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रीथिंक एक स्टेप नहीं है, एक फेज है। क्यों? क्योंकि ये जो फेज है इसके अंदर फैसले लेने पड़ेंगे, पॉलिटिकल डिसीजन लेने पड़ेंगे, और ये पॉलिटिकल डिसीजंस आसान नहीं होंगे। अगर आज इंडियन सेंट्रल बैंक अलाउ करता है कि आप इंडिया के अंदर जनता को गोल्ड बैक करेंसी इशू करने की इजाजत दे दीजिए, और गोल्ड का भाव जो है वो 1.25 लाख रुपए तोला सोने के हिसाब से स्टैंडर्ड कर दिया जाए, कि जनता जो है अगर मान लीजिए 10 तोले सोना जमा कराती है, तो 10 तोले सोना का मतलब है कि उसके बदले में 12.5 लाख रुपया जनता ने मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये जो गोल्ड बैक करेंसी है, ये अगर ऑन चेन करेंसी होती है तो देश के अंदर दो लीगल टेंडर हो गए, एक आईएनआर हो गया और एक गोल्ड बैक करेंसी होगी। सवाल ये है कि अगर परचेजिंग पावर स्टेबल करनी है तो गोल्ड बैक करेंसी चाहिए ही चाहिए, पर क्या सरकार उसको अलाउ करेगी? क्या आईएनआर और गोल्ड बैक करेंसी के बीच का जो एक्सचेंज रेशियो है उसको रिस्पॉन्सिबली मैनेज करेगी या नहीं? इसी तरह से क्या हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को लैंड बैक करेंसी इशू करने की परमिशन दी जाएगी? क्या उन करेंसीज के ऊपर इनकम टैक्स की छूट दी जाएगी? क्या उन करेंसीज को कैपिटल कंट्रोल्स उनके ऊपर लगाए जाएंगे या नहीं? प्रॉब्लम ये है कि जब मैं रीथिंक ऑफ मनी की बात कह रहा हूं, तो रीथिंक ऑफ मनी एक इतना बड़ा फेज है जिस फेज की हिंदुस्तान में छोड़िए दुनिया भर में कोई स्पष्ट बात ही नहीं हो रही। ऑन चेन सॉवरेन करेंसीज के मॉडल की बात दुनिया में नहीं हो रही है। क्या एक पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि रीथिंक ऑफ मनी में कि जिसको मे बी गवर्नमेंट कंसिडर करे, जैसे जिन कंट्रीज ने ऑलरेडी अपनी फियाट करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ पैक कर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएई है, ठीक है, तो उनकी करेंसीज पे कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, उनकी करेंसीज तो डिवैल्यूएशन का चक्कर ही नहीं है वो, और उसकी वजह से उनके जो कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो बेटर हो रही है और स्टेबल रहती है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो एक तरह से हेज है जिसमें या तो स्टेबल है या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है ना। तो क्या ये इजी सोल्यूशन नहीं हो सकता है इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए कि वो अपनी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ पैक कर दें? उनको लगे कि यार ऐसे तो हमारी करेंसी गिरती रहेगी, तो व्हाई नॉट वी जस्ट सिंपली पैक इट। देखिए, अगर आप ये मान रहे हैं कि आपके देश के अंदर अब डॉलराइजेशन हो जाएगी तो डॉलर को सेकंड लीगल टेंडर मान लिया जाएगा, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके पास अब टैक्सेशन की ताकत, मनी प्रिंटिंग की ताकत, वेलफेयर स्कीम्स पर खर्चा करने की ताकत जो है, ये सारी की सारी ताकतें खत्म हो जाएंगी। आपने बेसिकली अपने हाथ बांध के अमेरिका के आगे समर्पण कर दिया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि रीथिंक ऑफ मनी एक ऐसा चैलेंज है जिसके बारे में बहुत बड़े स्केल पर बात होनी चाहिए। बट जब जब बहुत सारे कंट्रीज के समझ लो जिसमें हाइपर इन्फ्लेशन आई है, ठीक है, उन कंट्रीज में अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वहां पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यूएस डॉलर जो है वो एनीवेज लीगल टेंडर के तौर पे एक अल्टरनेटिव के तौर पे यूज हो रहा है लोकल लेवल पे स्पेंडिंग के लिए, ऑलरेडी लोग यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं कर रही है मेरा पॉइंट कि चाहे उसको गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी को पैग नहीं किया है, वहां पे भी वो पैग नहीं कर रहे हैं।
लेकिन एटलीस्ट यूएस डॉलर एक ऑल्टरनेटिव लीगल टेंडर के तौर पे यूज हो रहा है, बिकॉज उनकी लोकल फियर करेंसीज की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो चुकी है। ओके, द पॉइंट हियर इज कि जब 10 करेंसीज मार्केट में हैं और 10 करेंसीज में से आपकी करेंसी सबसे कंगाल करेंसी है, मान लीजिए आप नाइजीरिया, कीनिया, इथियोपिया में रहते हो, तो अगर आपकी करेंसी सबसे कमजोर है तो आप जो सबसे ताकतवर करेंसी है डॉलर, आप उसको यूज करोगे। अर्जेंटीना में भी वही हो रहा है, पूरे अफ्रीका में भी वही हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कि अगर कल को इंडिया की भी हालत इथियोपिया और नाइजीरिया जैसी होगी तो हम भी डॉलराइज कर लें, तो ठीक है, कर लो ना फिर। बट ये मैं नहीं कह रहा, ये आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि अगले 5 साल में 80% करेंसी, फियाट करेंसी अपनी वैल्यू लूज कर जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये होने वाला है, बट इसका जवाब ये नहीं है कि आप अपने देश की इकोनॉमी को डॉलराइज कर दो। इसका जवाब ये है कि आप मनी के रीथिंक फेज में सीरियसली काम करो। वो देखो, वो आपका कहना है। ओके, लेट मी रीफ्रेज दिस क्वेश्चन। वो आपका कहना है, ये एक आपका थॉट है जो आप प्रपोज कर रहे हो। क्या इस पे अभी किसी और ने दुनिया में कहीं पे भी कुछ प्रपोज किया है किसी पॉइंट पे, या ये आपका ओरिजिनल थॉट है जो आपके अंदर से एक आया है कि एज ए सोल्यूशन जो आप प्रपोज कर रहे हो? और इस बात की, अगर लेट्स से आप ही का ओरिजिनल थॉट है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, आई वुड नॉट से गारंटी, आई वुड से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक्चुअल में इस थॉट के अकॉर्डिंगली चला जाएगा? क्योंकि आपको एक तरह से वो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी भी सोचनी पड़ेगी कि जहां जो जनरली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट गवर्नमेंट्स जो करती आई है, बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट्स ये कर रही हैं कि वो ऐसे डेट ट्रैप में फंसी हुई हैं सारे कंट्रीज, यूएस के, आईएमएफ के, कि उनकी जैसे जैसे करेंसीज डीवैल्यू होती चली जा रही है, उनको जैसे पाकिस्तान को और कर्जे के ऊपर कर्जा लेना पड़ रहा है और कर्जे के ऊपर कर्जा लेना पड़ रहा है, तो वो इसी चीज को जारी रखें अंटिल द लास्ट ब्रेथ। तो दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू आस्क यू कि इस बात की क्या गारंटी है कि रीथिंक ऑफ मनी होगा? ऐसा भी तो हो सकता है स्टेबल कॉइन जिस हिसाब से पेनिट्रेट कर रहा है, स्टेबल कॉइन्स को ही एक्सेप्ट कर लिया जाए। ओपी, देखिए, पहली बात तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगले 15-20 साल में क्या होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं कोई देश का फाइनेंस मिनिस्टर या कॉमर्स मिनिस्टर नहीं हूं कि मेरी बात जनता मानेगी समझेगी। ओके, पहली बात। दूसरी बात कि रीथिंक ऑफ मनी जो होगा वो एडवर्स सिलेक्शन मोड में होगा, यानी कि जब आपके पास एक्सिस्टिंग जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो बद से बदतर वाले सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रीथिंक ऑफ मनी कोई खुशी से करेगा। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि सेकंड लीगल टेंडर की बात करना एक पॉलिटिशियन के लिए एक मुंह पर थप्पड़ जैसा है, कि वो ही मान रहा है कि हमने एक्सिस्टिंग फिएट करेंसी को बैड मैनेजमेंट किया है। तो इसलिए रीथिंक ऑफ मनी इज अ हिस्टोरिकल डेडलॉक। ये मजबूरी में आपको रीथिंक करना पड़ेगा, ये खुशी से नहीं कोई करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी स्थिति, हमें बेसिकली इलॉन मस्क या नितिन कामित जैसे सुपर रिच लोग एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं एक टॉपिक का, और उस टॉपिक के ऊपर जो हमें चिंतन मनन करना चाहिए या तो हम खुद ही नहीं करते हैं या हमारी सरकारें होने ही नहीं देती हैं। और ऑनचेन सॉवरेन करेंसी का आइडिया मैं आज से 5.5 साल पहले अप्रैल 2020 में ऑलरेडी दे चुका हूं। द इश्यू हियर इज कि ना क्रिप्टो के अंदर ना गवर्नमेंट लेवल पर हम फिएट करेंसी के अंदर मनी प्रिंटिंग की एडिक्शन के इतने शिकार हो चुके हुए हैं, डेट के इतने शिकार हो चुके हुए हैं कि हम उसकी मौत के बाद, उसके डेथ के बाद जो नया सिस्टम क्या आना चाहिए उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। और ना सोचते हैं, ना ऐसी सोच को अपना सेंट्रल डिस्कोर्स बनाने की कोशिश करते हैं। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि केन्सियन इकोनॉमिक्स का कोई फ्यूचर नहीं है। आने वाला फ्यूचर इंडिपेंडेंस, ह्यूमन फ्रीडम का है, जो ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स का फ्यूचर है। तो इसलिए हमें केन्सियन इकोनॉमिक्स से अगर ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स में आना है तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, मल्टीपल लीगल टेंडर्स लॉ करने पड़ेंगे। So that would be the rebirth of money as per you? That would be the third phase? That would start the rebirth of money. अब अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि रीथिंक ऑफ मनी हमने किया और हमने ये एग्री कर लिया कि गवर्नमेंट के पास मनी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट मनी से टोटली आउट हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जो साइनरेज रेवेन्यू है, मनी प्रिंटिंग रेवेन्यू जो है, वो सरकार के पास जाना चाहिए, चाहे वो आप गोल्ड बैक करें या लैंड बैक करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड के बेसिस पर आपने 12.25 लाख रुपया प्रिंट किया, आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, आपके ऊपर नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, पर आपको 3% साइनरेज फीस देनी पड़ेगी, जिसका 1% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, 1% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और 1% आपकी पंचायत या आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाएगा हर साल। यानी कि आप अब मनी का मिसयूज नहीं कर सकते, आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी उस मनी के ऊपर। उस मनी के ऊपर अगर आप मान लीजिए कैपिटल कंट्रोल्स नहीं लगाते हैं, अगर आपने लैंड बैक कोई करेंसी सिस्टम बना दिया या गोल्ड बैक करेंसी सिस्टम बना दिया, तो इसका मतलब है कि आपने एक ऑन चेन सॉवरेन करेंसी मॉडल बनाया जो मार्केट में बैक्ड बाय एसेट्स है। आरडब्ल्यूए बैक्ड करेंसी मॉडल्स सपोर्टेड एंड गाइडेड बाय सॉवरेन पावर।
बहुत अच्छी बात बोली। तो क्या इस केस में ये एक पॉइंट निकल के आता है कि अगर RWA बैक्ड करेंसीज आएंगी आने वाले टाइम में, तो शायद इसी रीजन की वजह से जितने भी आपके बड़े बिलियनियर्स हैं, रिच लोग हैं, वो आज भी बहुत भर भर के लैंड खरीद रहे हैं। तो जो एक्चुअल में रिटेल लोग हैं, आपके जैसे मेरे जैसे जो छोटे लोग हैं, जो अभी मुश्किल से कर्जा लेके होम लोन पे लेके एक घर खरीद रहे हैं, तो रेदर हमें फार्म फील्ड्स खरीद लेने चाहिए, ताकि हम कल को उनके बेसिस पे जो उनकी आउटपुट है, चाहे वो एग्रीकल्चर आउटपुट है, चाहे वो उसके ऊपर कल को कुछ भी बनता है, कुछ भी डेवलपमेंट होती है, वो रेदर एक बेटर डील है। अगर हमें रियल एस्टेट में आज भी इन्वेस्ट करना ही है, तो दैट इज Yes. वेयर आई वांट टू अंडरस्टैंड। यस, मेरा बहुत सिंपल सा थीसिस है कि लैंड अगर आप एसेट के लेवल पर खरीदना चाहते हो तो वो एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए जहां पर प्रोडक्टिविटी इनफाइनाइट हो, नंबर वन। अगर आप रहने के लिए खरीद रहे हो तो वो सिर्फ एक घर खरीदो, आप 4 घर मत खरीदो, क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो मैं लैंड जब बोलता हूं तो मैं फ्लैट नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां पर प्लॉट बोल रहा हूं। ओके, तो लैंड बैक करेंसी का मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर किसानों को अपनी लैंड डीड के अगेंस्ट सेल्फ मनी क्रिएशन की पावर होनी चाहिए, सेल्फ बैंकिंग सिस्टम की पावर होनी चाहिए, और ये ब्लॉकचेन के बेस के ऊपर प्रोटोकॉल बेस्ड सिस्टम के जरिए किया जा सकता है। उपिंदर, आज की तारीख में हिंदुस्तान में कम से कम 1000 ऐसे फाउंडर्स हैं, इंक्लूडिंग यू, कि अगर तुम्हें पंजाब के लिए RWA बैक्ड फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के लिए कहा जाए तो यू कैन मेक इट इन 4 वीक्स। 4 वीक्स, क्योंकि टेक इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी अवेलेबल है, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। प्रॉब्लम कहां है कि हमने रीथिंक ऑफ मनी को लेकर कोई ऑफिशियल पॉलिसी नहीं बनाई है, कोई उसको लेकर हमने सेंट्रल लेवल पर कोई बड़ा डिस्कोर्स नहीं किया है, और हर जगह हम INR को घुसा रहे हैं और ऑफ चेन मनी को घुसा रहे हैं। जबकि मैं यहां बार बार कह रहा हूं कि ऑन चेन सॉवरेन करेंसी होनी चाहिए और कैपिटल कंट्रोल उसके ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर आप दुबई में जाके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कनाडा के लोग मोहाली के अंदर या होशियारपुर के अंदर घर कनाडा में बैठे क्या यहां से टोकन नहीं खरीद सकते? क्या यहां पर वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते? क्या हम अपने ही NRIs को डुअल सिटीजनशिप और इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दे सकते? सब कुछ कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें वो सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं उस फेज को ऐसे रीबर्थ ऑफ मनी मान के चलूंगा, जहाँ पे RWA बैक्ड ऑन चेन सॉवरेन करेंसीज आएंगी बहुत सारी, जो इन पैरेलल चलेंगे, राइट? नाउ आई एम गेटिंग इट। तो इस केस में जो हमारा ओरिजिनल डिस्कशन शुरू हुआ था कि AI जो है उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि इवेंचुअली पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, और उससे आपका लाइक लोगों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला भी हमारा डिस्कशन होना है। तो उस केस में जो ये रीबर्थ ऑफ मनी की आप बात कर रहे हो, और रीबर्थ के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीथिंक ऑफ मनी, जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि अगर इमर्जिंग कंट्रीज को, इंडिया जैसे कंट्रीज को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है केनेडियन इकोनॉमिक्स वाला और डॉलर पे डिपेंडेंट, हमें इसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेट्स इमेजिन इन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया, लेट्स इमेजिन चाहे ब्रेटन वुड्स 3.0 आया या फिर कुछ और सोल्यूशन जो भी निकाला इन्होंने, चाहे वो सॉवरेन करेंसीज है, चाहे RWA बैक्ड है, कुछ भी वो ऐसा सोल्यूशन आता है, तो डोंट यू थिंक कि जो एलन मस्क ने वो प्रेडिक्ट किया है, वो उस थॉट के बेसिस पे उसने प्रेडिक्ट किया है कि जब तक वो डॉलर वाला सिस्टम चलता रहेगा तब तक तब वो सिस्टम वैलिड रहेगा, और अगर ये सोल्यूशन ये कंट्रीज लेके आ जाते हैं तो वो वाला सिस्टम नल एंड वॉइड हो जाएगा। ओके, जब मैं रीथिंक ऑफ मनी के बाद रीबर्थ ऑफ मनी की बात कह रहा हूं, तो मैं मोटा मोटा आपको ये कह रहा हूं कि जो रीबर्थ ऑफ मनी होगा उसमें मनी के अलग अलग एंकर्स होंगे, अलग अलग बेसिस होंगे। एक बेस होएगा गवर्नमेंट, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है, गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक्स अपनी मनी प्रिंटिंग करेंगे, वो सारा कुछ होगा। दूसरी जो किस्म की मनी होएगी वो लैंड बैक्ड होएगी। तीसरी किस्म की जो मनी होएगी वो गोल्ड बैक्ड होएगी। चौथी किस्म की जो मनी होएगी वो एनर्जी या कंप्यूट बैक्ड होएगी, या दोनों किस्म की मनी होंगी, ठीक है। सॉवरेन AI जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज चैट जीपीटी इंडिया का बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कल को हिंदुस्तान चैट जीपीटी जैसा कोई प्रोजेक्ट बनाता है और उस चैट जीपीटी के 100 बिलियन कॉइन्स बनाता है, और 100 बिलियन कॉइन्स का 100 कॉइन हर एडल्ट इंडियन को बांट देता है कि ये कॉइन यूज करके आप हिंदुस्तान की सारी इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं आप यूज कर सकते हैं। वो एक तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे समय जो रीबर्थ ऑफ मनी है उसमें मनी का एक एंकर नहीं होगा, मनी के मल्टीपल एंकर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक गांव के अंदर रहते हैं, आपके पास 4 एकड़ जमीन है, और 4 एकड़ जमीन है, और 4 एकड़ जमीन के अंदर आपने 2 रॉबर्ट्स रखे हुए हैं, और 2 रॉबर्ट्स आपके 80% काम जो है खेती का कर लेते हैं, ठीक है। अब उस समय में जब आपके पास
खेत है 4 एकड़ का, आपका 80% काम रोबोट कर रहा है, तो आपकी लाइफ जो 24 घंटे आपके पास है, तो आपके पास वर्क ऑलमोस्ट ऑप्शनल हो जाएगा। उस केस में जो बात वो कह रहा है इलॉन मस्क, वो सच साबित हो जाएगी। बट जब तक हम इन 3 फेजेस के बीच से नहीं गुजरेंगे, डेथ ऑफ मनी, रीथिंक ऑफ मनी एंड रीबर्थ ऑफ मनी, तब तक हम इलॉन मस्क की बात को सही तरीके से प्लेस नहीं कर सकते। आप इलॉन मस्क की जगह पर पंजाब का एक छोटा किसान रख के देखिए, क्या उसको उसके लिए वर्क ऑप्शनल होगा कि नहीं? अगर उसके लिए वर्क ऑप्शनल बनाना है तो उसके रास्ते में कौन कौन से फेजेस आएंगे? समझ रहा हूँ। आई थिंक बात तो समझ में आ रही है। और इसमें जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात हो रही है, एक उसने एक और ऑप्शन इलॉन मस्क ने इसमें डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बजाय आई थिंक यूनिवर्सल हाई इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इक्विटी। इक्विटी, ओके। उसने यूनिवर्सल हाई इनकम या कोई कुछ और नहीं बोला था? नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। हाँ। क्योंकि यूनिवर्सल बेसिक इनकम करेंगे तो उससे सेंट्रल बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ जाएगा या बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाएगा। उसने ये कहा कि बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इक्विटी है। जैसे देखिए, देश भी तो एक इकोनॉमिक मशीन ही है। जब देश एक इकोनॉमिक मशीन है, उस इकोनॉमिक मशीन की मेजरमेंट आप जीडीपी के जरिए करते हो। आपका जीडीपी अगर $4 ट्रिलियन का है, तो $4 ट्रिलियन को अगर आप 1 बिलियन एडल्ट्स में बांटोगे, ठीक है, तो एक पर पर्सन जो है वो $4,000 की इक्विटी आती है। अगर वो $4,000 की इक्विटी एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, एक एनएफटी के रूप में आपको दे दी जाए या एक करेंसी यूनिट के रूप में आपको दे दी जाए, तो आपके पास 4,000 जीडीपी यूनिट्स हो गए। इसका मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान की दौलत को 1 बिलियन एडल्ट्स में बराबर बांट दिया गया। अब उसमें से कोई इलॉन मस्क निकलेगा, कोई अंबानी निकलेगा, कोई हो सकता है नितिन कामित निकले, बट कम से कम जो बेस है सबका बराबर हो गया। अगर जीडीपी का यूनिवर्सल बेसिक इक्विटी हो सकता है, तो डिसेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस का भी यूनिवर्सल बेसिक इक्विटी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश में मॉनेटरी स्टेट क्राफ्ट की जरूरत है, क्रिप्टो इकोनॉमिस्ट की जरूरत है, ऑन चेन सॉवरेन करेंसीज के मॉडल की जरूरत है। हम एक ऐसा देश हैं जो देश अमीर होने के बावजूद भी अमीरी का कंबल ओढ़ के मस्त सोया हुआ है। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि इस केस में जो आपने ये दिमाग से निकल गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि हाँ, एक अभी सैम ऑल्टमैन जो है ओपन एआई का फाउंडर, उसने भी मैंने इस साल कहीं पे सुना था उसको बोलते हुए कि इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा जब एआई कंपनीज जो हैं वो अमेरिकन को पे करना शुरू कर देंगी, इतनी बड़ी हो जाएंगी, राइट। और वो आई थिंक उस यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात कर रहा था कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम छोड़ो, हम एक्चुअल में उनको हिस्सा पे करेंगे, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो एंड आई थिंक जो एलॉन मस्क ने ये बात बोली है वो भी उन्हीं लाइंस पे है, सिमिलर बात ही है जो सैम ऑल्टमैन बोल रहा है, और वही वैसा ही कुछ एलॉन मस्क ने बोला है। उसको डिविडेंड बोलेंगे। हाँ, डिविडेंड बोल लो, तो ये इवेंचुअली उस तरीके से दिया जा रहा है। जो आइडिया आपने प्रेजेंट किया है वो आइडिया डिफरेंट है, जिसमें आप सॉवरन करेंसीज की बात कर रहे हो, आरडब्ल्यू बैक्ड करेंसीज की बात कर रहे हो, वर्सेस जो वो बात कर रहे हैं कि उनको एक हर पर्सन को एआई कंपनीज इतनी बड़ी हो जाएंगी कि उनकी कमाई ऑटोमेटिकली इतनी हो जाएगी कि हर पर्सन को एक मिनिमम अमाउंट जो है वो आनी शुरू हो जाएगी उनके सर्वाइवल के लिए। नहीं, उस पे थोड़ा सा मुझे क्लियर कीजिए। पहली बात, कोई भी कॉर्पोरेशन अपनी मर्जी से अपने शेयर होल्डर के अलावा किसी को नया ढीला पैसा नहीं देगा, ये याद रहे। जो बात मैं कह रहा हूं वो कह रहा हूं कि जो देश होंगे, जो सरकारें होंगी, उनको मनी को रीथिंक करना पड़ेगा और इन बड़ी बड़ी कंपनियों को इनके ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या आज की तारीख में भारत सरकार ये शर्त लगा दे कि गूगल अपने रेवेन्यू का 15% या अपने प्रॉफिट का 15% भारत के यूजर्स को पर मंथ, चाहे 15 रुपए बने या 20 रुपए बने या 50 रुपए बने, किस्त के रूप में दे? क्या आपकी समझ में गूगल इस शर्त को मानेगी? क्या ये शर्त गूगल के ऊपर सरकार लागू कर सकती है? सवाल है, आज की तारीख में नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसका रीजन ये है कि वो डाटा मोनोपोलीज हैं। अगर एक डाटा मोनोपोली है जिसके सामने एक सरकार बिल्कुल बेबस है, वो कल को
चैट जीपीटी या गूगल के सामने ये शर्त रख दे कि वो लोग जनता के अंदर अपने टोकन बांटेंगे या अपने डिविडेंड बांटेंगे, ये आसानी से नहीं होने वाला। जब तक इसका एक प्रॉपर सिस्टम सरकारें अलाउ नहीं करेंगी और उसके अंदर नए कॉर्पोरेशंस फिटिंग नहीं होंगे, तब तक नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी बजाय अगर इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कॉर्पोरेशंस, उनका जो इक्विटी टोकनाइज करके जनता में बांटा जाए, दैट वुड बी फार फार बेटर चॉइस। बट ये जो चीज है, ये आने वाले समय में इसके लिए डिटेल्ड प्लानिंग चाहिए और रीथिंक ऑफ मनी को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। नहीं, बहुत अच्छा आपने जो है गाइड किया है, काफी चीजें आज क्लियर हुई है। एंड एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि लाइक अगर जो आप ये पूरा, हमने इसमें चाइना की बिल्कुल भी बात नहीं करी है ना, कि आपको क्या लगता है कि अगर जिस हिसाब से यूएस प्लान कर रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कशन करी थी कि इतनी सारी एआई कंपनीज को वो बड़ी वैल्यूएशंस पे लॉन्च करके डेट को डीवैल्यूएशन का जो है पॉसिबिलिटी है, चाइना एक तरफ, हम ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि चाइना भी बहुत ज्यादा डीप जा रहा है एआई लेवल पे, जो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो अंदर ही अंदर बहुत चीजें तैयार कर रहा है। तो हाउ चाइना इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड विद दैट? क्या वो यूएस की प्लेबुक को ही कॉपी करेगा या फिर वो कुछ डिफरेंट प्लेबुक में जा सकता है? दूसरा कि अगर यूएस ऑलरेडी ये प्लेबुक कर रहा है जिसमें बहुत सारा अपना डेट को डीवैल्यू कर रहा है और फियाट करेंसीज आपकी 80% वैल्यू लूज करेंगी, तो उसमें ऑब्वियसली चाइना भी आएगा। तो हाउ चाइना विल रिएक्ट टू इट? और उसमें क्योंकि चाइना ऑलरेडी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ इशू ऑन घोस्ट सिटीज और बहुत सारा उनका जो कर्जा है, डेट टू जीडीपी भी बहुत हाई है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। तो इन चीजों पे थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए आप। उपेंद्र, चाइना इस मामले में मेरी समझ बनती है कि दुनिया के मुकाबले में फार मोर इंटेलिजेंट है। नंबर वन, उनके यहाँ ये रीथिंक फेज बहुत एक्टिवली चल रहा है, इसीलिए उन्होंने सीबीडीसी की जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो आज से 6 साल पहले लॉन्च किए थे। वो सफल हुए या नहीं सफल हुए वो बात का इशू है, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। और गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो रिजर्व्स बनाने की बात है, वो उस मामले में चाइना दुनिया में सबसे आगे है, 20 साल आगे दुनिया से, इवन इंडिया से भी वो कम से कम 15-20 साल आगे है। टेक्नोलॉजी के मामले वो अमेरिका से भी आगे है, एआई और रोबोट्स के मामले में, और इवन ड्राइवरलेस कार्स के मामले में। चाइना का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि चाइना एक मोनोथिस्टिक कंट्री है, एक ही धर्म है वहां के लोगों का। दूसरा, उनके देशों को उस तरह की उनकी जनता को उस तरह की डेमोक्रेसी की ना आदत है ना जरूरत है। तो चाइना एक वॉल्ड गार्डन प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट जो 1 अरब 40 करोड़ जनता का प्लैनेट है। उसके अंदर वो अगर एक की बजाय 4 करेंसी सिस्टम बनाना चाहें तो उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो अगर अपने देश में डीप सीक को नेशनलाइज कर दे और डीप सीक का कॉइन लॉन्च कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो वेमो की कंपनी को नेशनलाइज कर दे और वेमो के बेसिस पर पूरी ड्राइवरलेस सिस्टम्स को कैप्चर कर दे तो यूनिवर्सल बेसिक इक्विटी और यूनिवर्सल डिविडेंड लेना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि सरकारें रूप बदलने वाली हैं, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। सरकारें रूप बदलने वाली हैं, वो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग द मनी प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड सेट करने वाली मॉडल में जाने वाली है। Right? Since you are a crypto guy, तो you can understand कि ये प्रोटोकॉल सेटअप क्या होता है। क्योंकि प्रोटोकॉल सेटअप जैसे इथेरियम प्रोटोकॉल लेयर है, उसके ऊपर आप कोई भी कॉइन बना सकते हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट जो हैं अपनी नेशनलाइज्ड ब्लॉकचेन सर्विसेज या सेमी पब्लिक ब्लॉकचेन मॉडल्स बनाएंगे, उनके ऊपर सर्विसेज को, यूटिलिटीज को, कमोडिटीज को टोकनाइज करेंगे और उन टोकनाइजेशंस को अपनी जनता के बीच में बांटेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि एआई से फिएट करेंसीज का नाश होएगा और क्रिप्टो सिस्टम से मनी का रीबर्थ होएगा। दोबारा बोल रहा हूं, एआई से फिएट करेंसीज का नाश होएगा और क्रिप्टो सिस्टम से मनी का रीबर्थ होएगा। इस बीच के अंदर फेज आएगा रीथिंक। अब जो रीथिंक आज ही से कर रहा है उसका रीबर्थ भी अच्छा होगा, पर जो रीथिंक भी नहीं कर रहा है और अपनी डेथ को लेकर सीरियस सोचता भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, आई थिंक हमने काफी ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर लिया इसमें आज की इस पॉडकास्ट में। कुछ, एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई मिस्ड आस्किंग यू जो आपको लगता है कि कवर होना चाहिए इसमें, लाइक लेट मी नो। यस, इसमें जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनका इस सिस्टम के साथ कैसा रिश्ता होगा। उसका एक सिंपल सा जवाब ये है कि दुनिया के अंदर एक होता है मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट्स, जैसे गोल्ड है, जैसे कंप्यूट है, जैसे एनर्जी है। ये वो चीजें हैं जिनका जो प्रोडक्शन सिस्टम है, जिनका जो ओवरऑल नेटवर्क इफेक्ट होता है वो बहुत बड़े स्केल पर होता है। बट ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जिनका इंपैक्ट
इतने बड़े स्केल पर नहीं होता है, पर उनका लेवल एक होता है जहां पर उनका इंपैक्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक डेटिंग नेटवर्क बना रहा हूँ, एक देश के अंदर सब लोगों को डेटिंग नेटवर्क की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए उस देश के अंदर सिर्फ 15% लोगों को डेटिंग नेटवर्क यूज करना है, तो वो 15% लोगों के लिए डेटिंग नेटवर्क है। सरकार को डेटिंग नेटवर्क आने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्राउजिंग के जरिए एड रेवेन्यू करना चाहते हैं, तो आप बैट जैसा टोकन यूज कर सकते हैं, ब्रेव ब्राउजर जैसा टोकन यूज कर सकते हैं। वैसे ही जैसे मान लीजिए पुश प्रोटोकॉल है, पुश प्रोटोकॉल बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन का प्रोजेक्ट है। तो जो मैसिव नेटवर्क इफेक्ट वाली सर्विसेज होती हैं वो कंट्रोल सरकारें करेंगी, बट जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर डिसेंट्रलाइज लेवल पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े किस्म की डाइवर्सिफाइड सर्विसेज बनाई जा सकती हैं, वहां पर ऑल्ट कॉइन्स डोमिनेट करें। फॉर एग्जांपल, कल को अगर स्विगी अपना कॉइन निकालता है तो उसके अंदर सरकार को आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेसिकली ऑल्ट कॉइन मार्केट डाइवर्सिफाइड और न्यूएंस मार्केट्स के लिए काम करेंगे, और ऑन चेन सॉवरेन करेंसीज जो मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन इंपैक्ट वाले प्रोजेक्ट्स हैं या एरियाज हैं उनके लिए काम करेंगे। तो लेकिन एक देखो, अब आपने ऑल्ट कॉइन्स की बात छेड़ ही दी है, तो एक जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ कि ऑल्ट कॉइन्स जिस हिसाब से इन्होंने परफॉर्म किया पिछले 4 साल में, टेरिबल परफॉर्मेंस, और इसकी वजह से अगर आप फंड्स भी देखोगे, जितने फंड्स एग्रेसिवली स्टार्टअप्स में, वेब3 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने भी इन्वेस्ट करने बंद कर दिया और उन्होंने अपना एक तरह से बिजनेस मॉडल भी चेंज कर लिया। मोस्ट ऑफ देम हैव on one side have gone bust, on the other side most of them have shifted their approach to become a liquid fund में, जहां पे वो या तो अब ICOs, अभी रिसेंटली आजकल की न्यूज़ है कि SEC ने भी बोल दिया कि ICOs आर नॉट सिक्योरिटीज, राइट, ICOs को लीगलाइज कर दिया। तो अब वो मॉडल जो 2017 वाला मॉडल था वो वापस आ रहा है, जिसमें अब धड़ल्ले से हर कोई ICO रेज कर रहा है। इंस्टेड ऑफ एयर ड्रॉप फार्मिंग, वापस से वेब3 स्टार्टअप्स ICO फेज में जा रहे हैं, जहां पे वो फंड्स एक्चुअल में ICOs में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन रियलिटी ये है आज भी, अभी जैसे ICO मोनार्ड का होके हटा, कॉइनबेस जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हुआ, उसके बावजूद भी मोनार्ड अभी स्ट्रगल कर रहा है अपने प्राइस को जंप करवाने में। कोई भी टोकन जो है वो ज्यादा परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है, रियलिटी ये है। और दूसरा ये है कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ टोकन्स हो गए हैं कि रिटेल उतना आ नहीं पा रहा है, यूफोरिया फेज जो बनता था वो बना नहीं है। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑल्ट्स जो है नए आएंगे तो वो परफॉर्म करेंगे, बिकॉज वो नैरेटिव अब मुझे खुद पर्सनली समझ नहीं आ रहा है कि आगे होगा कैसे। देखिए ओपी, आप प्रॉब्लम ये है, मतलब आप बहुत शॉर्ट टर्म लेवल पर सोच रहे हैं, आप एक इकोनॉमी के लेवल पर सोचिए। आज हिंदुस्तान की या किसी भी देश की इकोनॉमी को देखें तो उसमें जो वैल्यू ड्राइवर्स होते हैं, वैल्यू ड्राइवर्स, वो 3 सोर्सेस से आते हैं। एक स्टॉक मार्केट, दूसरा जो गोल्ड मार्केट होती है या जो कमोडिटी मार्केट होती है, और तीसरा जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड करेंसी होती है उससे आती है, ठीक है। तो मैं अगर इसी मॉडल को लूं तो मैं ये समझता हूं कि बिटकॉइन और ईथर जो है वो बेसिकली क्रिप्टो का गोल्ड बन चुके हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू बन चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट हिस्सा आएगा वो ऑन चेन सॉवरेन करेंसी से आएगा, और इसमें जो तीसरा, जैसे जो काम आज इक्विटीज कर रही हैं वो आने वाले समय में वही काम ऑल्ट कॉइन्स करेंगे, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स या इक्विटीज जो बेसिकली होती हैं वो डाइवर्सिफाइड सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट्स के लिए होती हैं, न्यूएंस्ड सर्विसेज के लिए होती हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसके लिए वो मार्केट एक्सपर्टीज ही नहीं होती। इसलिए बार बार एक बात समझिए कि ग्रोथ जो होती है एक इकोनॉमी के अंदर वो 3 सोर्सेस से आती है। इक्विटी, चाहे वो टोकनाइज इक्विटी हो या डीमैट इक्विटी हो। दूसरा, उस देश के अंदर कमोडिटी बेस्ड कैसा है, गोल्ड, सिल्वर, रेयर अर्थ मेटल्स, वो सेट कैसा है। और तीसरा, उस देश की जो सरकार है वो करेंसी मैनेजमेंट कैसे करती है, लो इन्फ्लेशन के हाई इन्फ्लेशन। ये तीनों सेक्टर्स रहेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इक्विटी सेक्टर है वो हमेशा, अगर उस देश को बड़ा देश बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो उसका इक्विटी सेक्टर शुड बी द हाईएस्ट वैल्यू। तो इसलिए ऑल्ट कॉइन को लेकर मेरी जो भविष्यवाणी है वो ये है कि ऑल्ट कॉइन्स विल नॉट ओनली रिमेन इंटीग्रल पार्ट बट द मोस्ट वेरिएबल पार्ट ऑफ क्रिप्टो इकोनॉमी, प्रोवाइडेड हम ये जो 3 फेजेस हैं, डेथ ऑफ मनी, रीथिंक ऑफ मनी एंड रीबर्थ ऑफ मनी के, इसके कॉन्टेक्स्ट में देखिए। तो इसलिए 4 साल मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैंने बिटकॉइन $20 का भी देखा हुआ है, मैंने ईथर 40 सेंट का भी देखा हुआ है। तो अगर वो 10 साल का फ्रिक्शन झेल के आज स्टोर ऑफ वैल्यू बने हैं, आप अमेज़न के वो दिन याद करिए, पेपाल के वो दिन याद करिए जब 2000 के अंदर ब्लड बाथ हुआ था और अमेज़न को कुत्ता नहीं पूछता था, गूगल को कुत्ता नहीं पूछता था। तो उसी किस्म के फेज से ऑल्ट कॉइन भी गुजर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ऑल्ट कॉइन का फ्यूचर इज द ब्राइटेस्ट, क्योंकि वो वेब 3.0 की इक्विटी है। But it has become quite honestly it has become quite difficult to filter out the noise कि कौन से ऑल्ट कॉइन्स जो है वो अच्छे हैं, कौन से नहीं है, बिकॉज जो ऑन पेपर अच्छे लगते हैं वो भी सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी टोकनॉमिक्स जितनी मर्जी अच्छी हो। पहली बात तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट की ग्रोथ का सबसे स्ट्रांग बेस होता है उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, नंबर 1। नंबर 2, उसका टोकन इश्यूएंस शेड्यूल कितना लंबा है। अगर उसने शुरू में ही 70-80%, 90% टोकन रिलीज कर दिया तो ये सबसे बड़ी ब्लंडर है। तो टोकन इश्यूएंस शेड्यूल उसका कितना लंबा है, नंबर 2। नंबर 3, उसका प्रोडक्ट कितना स्केलेबल है, नेशनल स्केलेबल है, ग्लोबल स्केलेबल है, तीसरा। चौथा, उसका मोट क्या है। मोट का मतलब है कि उसके अंदर कम्युनिटी क्यों जुड़ी रहेगी। जो प्रोडक्ट या जो ऑल्ट कॉइन प्रोजेक्ट इन 4 चीजों का सॉलिड जवाब देगा वो बचेगा। आप छोटी सी बात देखिए, एक समय था इथेरियम के किलर आए, ईओएस आया, नियो आया, नेम आया, बिटशेयर्स आया, सोलाना आया, मोनाड आया, एप्टोस आया, सब खत्म। और वो दिन थे अगर आप इथेरियम को डिफेंड करते थे तो लोग आपको गाली निकालते थे। सिमिलरली मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ऑल्ट कॉइन की अगर बियर मार्केट है तो ये बियर मार्केट अच्छे प्रोजेक्ट्स को दूध की तरह धो देगी, जैसे आज पॉलीकॉन के साथ हो रहा है। आप देखिए कार्डानो जैसा प्रोजेक्ट जिसका ट्रांजैक्शन एक्सप्लोरर 1 लाख ट्रांजैक्शन पर डे नहीं दे रहा, और यहाँ पॉलीकॉन जैसा प्रोजेक्ट 50 लाख ट्रांजैक्शन दे रहा है, पर पॉलीकॉन की वैल्यूएशन और कार्डानो की वैल्यूएशन तो केवल फिएट करेंसी मार्केट्स के अंदर ही करेक्शन की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो मार्केट्स में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी नेट वैल्यू जितनी आज है उससे कई गुना कम होनी चाहिए, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिनकी वैल्यू जो आज है उससे 10x से 100x होनी चाहिए। तो ये मार्केट क्लींजिंग का समय है। इस मार्केट क्लींजिंग के अंदर ऑल्ट कॉइन्स विल कम बैक। नंबर 1, उनकी कम्युनिटी कितनी सॉलिड है, उनका यूज केस कितना सॉलिड है, उनका टोकन एक्सचेंज शेड्यूल कितना अच्छा है, और वो स्केलेबल कितने हैं। आप पॉलीकॉन को देखिए, 5 to 6 मिलियन ट्रांजैक्शंस अ डे। आप उसकी स्केलेबिलिटी की रेंज देखिए। बहुत अच्छा आपने टॉपिक छेड़ा है, और इस टॉपिक के ऊपर हम कभी फिर एक अच्छा जो है वो एक पूरा प्रॉपर डेडिकेटेड टोकनॉमिक्स के ऊपर जो है वो लाइक एक पॉडकास्ट क्रिएट करेंगे। इस पर बहुत अच्छी डिटेल डिस्कशन करेंगे, कम्युनिटी को समझाएंगे, उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके मैं प्रोजेक्ट्स लेके आऊंगा अपनी मर्जी के, और आपसे उसका पोस्टमार्टम करवाऊंगा, कौन सा प्रोजेक्ट चला, कौन सा नहीं चला, क्यों नहीं चला, ताकि मैं भी सीखूं, लोग भी सीखें। उस पे एक दैट वुड बी ड्यू फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। बट आई थिंक आज के लिए हमने बहुत अच्छा डिस्कस किया, काफी अच्छी चीजें डिस्कस हुई, एंड आई अंडरस्टैंड कि आई थिंक ऑलमोस्ट 2 घंटे का ये पॉडकास्ट हो गया। एंड लेकिन आई थिंक ये इंपॉर्टेंट था। जिन लोगों को इसकी वैल्यू नजर आएगी वो एंड तक देखेंगे, और फॉर श्योर देखेंगे, चाहे वो पॉज कर करके ड्राइव करते हुए, नहाते हुए, जॉब करते हुए, जिम करते हुए, कहीं से भी सुने, जरूर इसको सुनेंगे और देखेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच सुनील सर, यहाँ तक आपका टाइम निकालने के लिए। एंड काफी मजा आया, काफी सीखने को मिला मुझे भी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।